आज की क्लास में पढ़ाएंगे आपको अल्टरनेटर, जो हमारी सेकेंडरी के सिलेबस में दिया हुआ अल्टरनेटर। ठीक है, तो अल्टरनेटर को शुरू करने से पहले बता दो आपको कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरे अल्टरनेटर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम सबको इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाए, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, बीच में ब्रेक लेके देखते रहिएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को एक ही वीडियो में फाइनली कंप्लीट किया जाए। तो हम शुरू करते हैं अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अल्टरनेटर होता क्या है। तो अल्टरनेटर आपका एक प्रकार का जनरेटर है, जिसको हम कह सकते हैं एसी जनरेटर। जैसे हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके होंगे कि डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। तो जिस प्रकार से आपका डीसी जनरेटर होता है वो डीसी पे वर्क करता है, इसी प्रकार जो हमारा अल्टरनेटर है वो एसी पे वर्क करेगा। यानी कि इसकी जो संरचना होती है और जो वर्किंग होती है लगभग सेम होती है। किसकी? डीसी जनरेटर और एक अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम एक और नाम कह सकते हैं एसी जनरेटर। ठीक है ना, अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमें बिजली डेवलप करता है, उत्पन्न करता है, वह एसी उत्पन्न करता है। ठीक है, जबकि हमारा जो डीसी जनरेटर है वह क्या करता है? डीसी सप्लाई को जनरेट करता है। इसलिए हम अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो इसमें क्या होता है कि जब फ्लक्स में कटान होती है, ठीक है, तो दोनों में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या चीज? ईएमएफ। दोनों में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो एसी टाइप का होता है, यानी कि अल्टरनेटिव प्रकार का होता है। चाहे हम डीसी जनरेटर की बात करें या फिर अल्टरनेटर की बात करें, दोनों में जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। यानी कि एसी यानी अल्टरनेटर या डीसी जनरेटर की बात करें तो दोनों में क्या होगा? जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस टाइप का होगा? वो एसी प्रकार का होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो और मेन डिफरेंस है, हम बात करेंगे जब अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं? अल्टरनेटर में हम लगाते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एसी चाहिए होता है आउटपुट पे। लेकिन जब बात करेंगे डीसी जनरेटर की, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? वहां पे हम लगाते हैं कम्यूटेटर। वहां पे हम कम्यूटेटर लगाते हैं, जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये मेन डिफरेंस है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर में। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्किंग पे। तो जो हमारा वर्किंग है दोनों का सेम है। ये भी हमारा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, और हमारा जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, हमारा जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर क्या है कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। जो हमारा अल्टरनेटर है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या करता है? वर्क करता है। अच्छा, अब ये रूल क्या कहता है? इस रूल के अंतर्गत ये आता है कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराया जाए, घुमाया जाए, या फिर किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक को स्थिर रख दें, तब क्या होगा कि जो हमारा ईएमएफ होगा वह फ्लक्स के कटान बिंदु से जनरेट होगा। यानी कि जब हमारा इस तरह से है, डायग्राम देखिएगा तो यहां सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, इसके बीच में हमने अगर कोई कंडक्टर रख दिया है, कोई हमने एक चालक रख दिया है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है? चालक है, कंडक्टर है, और ये हमारे क्या? चुंबकीय क्षेत्र है। तो फैराडे का यही कहता है कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाए और उसको घुमाया जाए, तो जो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि जब हमारा फ्लक्स निकलेगा एन से एस की ओर जाएगा ना, इस तरह से। आप पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म में, हमारा जो फ्लक्स होगा एन से क्या होगा? एस की ओर मूव करेगा, गतिमान होगा। अब होगा क्या कि जब हम इस कंडक्टर को, इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, मूव कराएंगे, तब क्या होगा? जो हमारा ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स, ये क्या होगा? ये फ्लक्स हमारा कटेगा। तो क्या होगा? जो फ्लक्स की वैल्यू होगी इसमें क्या होगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंज होगा। अब जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होगा? जनरेट होगा। आप पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ाते हैं चीज कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर गतिमान कराया जाए तो क्या होगा? तो उसका फ्लक्स में
चेंजेज होगा, परिवर्तन होगा, और जैसे फ्लक्स में चेंज होगा वहां क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसको हम कह सकते हैं E इक्वल ईएमएफ क्या होगा, बराबर डी फाई अपन डी टी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो ईएमएफ के समानुपाती होगा। फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हमारा इसका सिद्धांत है। ठीक है, अल्टरनेटर का, कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराएं और फ्लक्स में जब हमें परिवर्तन देखने को मिले, फ्लक्स को जब हमारा कंडक्टर कट करेगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको क्या होगा, हमारा विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होगा कि फार्मूला कैसे इसका जनरेट होगा, और इस पर न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। हमारा फार्मूला होता है ई एम एफ, या ई क्या कह सकते हो, ये होता है बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, बी आपका क्या है, बी आपका है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बी आपका यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रा क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। v क्या है, v चालक का वेग है, चालक का वेग, कि चालक किस गति से, किस चाल से वो क्या कर रहा है, उस क्षेत्र में मूव कर रहा है, गति कर रहा है। इसके बाद l, l क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है। ठीक है, और जो थीटा है, थीटा क्या है, कोण है, कि किस एंगल पर, किस कोण पर हमारा जो कंडक्टर है वो चुंबकीय फ्लक्स को कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हमारा जो ईएमएफ होगा डिपेंड करेगा, E इक्वल टू या ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा। बी आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वी चालक का वेग, किस स्पीड से वो, किस गति से उसको फ्लक्स को कट कर रहा है। इसके बाद एल चालक की लंबाई, और थीटा क्या है, कि किस एंगल पर हमारा जो कंडक्टर है फ्लक्स को कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ लेता है, और नहीं तो यहाँ से न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। अब न्यूमेरिकल कैसे दे सकता है, आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तभी बी का मान दे देगा, एल का मान दे देगा, ठीक है, और भी का मान दे देगा, तो आपसे क्या पूछेगा, ईएमएफ पूछेगा, और एंगल यानी जो थीटा की वैल्यू है वो दिया रहेगा कि कितने डिग्री पे, कितने अंश पे आपका जो फ्लक्स है वो कंडक्टर के द्वारा कट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा अगर दे दे 0 डिग्री, थीटा अगर दे दे 0 डिग्री, या कह दे समांतर कह दे, यानी कि जो हमारा जो चालक है वो फ्लक्स के समांतर है, तो उसमें क्या होगा, थीटा आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। या जब समांतर कह देगा तब भी आपका क्या होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखें, जब हम थीटा का मान रखेंगे साइन 0, तो ये हमारा जो ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी एल वी साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री, और जानते हो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार बी एल वी इंटू 0, तो आपका जो ईएमएफ हो जाएगा क्या होगा, वो ईएमएफ आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी कि कोई विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बात करें, अगर कह दे थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, या ये कह दे कि जो हमारा चालक है वह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान है, लंबवत गतिमान है या परपेंडिकुलर गतिमान है, उसके हाथ में जो हमारा थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। अच्छा, 90 डिग्री जब होगा तब यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ निकलेगा क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तब जानते हैं। अब जो हमारा होगा ईएमएफ बी एल और वी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो जब हमारी एंगल का मान थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, या हमारा जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान होगा, तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल होगा, सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, या जब थीटा 0 डिग्री होगा, या जो हमारा कंडक्टर है चुंबकीय क्षेत्र में पैरेलल गति करेगा, समांतर गति करेगा, उस केस में हमारा जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो 0 प्रोड्यूस होगा, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। यही फैराडे का लॉ कहता है, और ये हमारा अल्टरनेटर का क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कब फ्लक्स ज्यादा कटेगा और कब फ्लक्स कम कटेगा, ईएमएफ का मान कब ज्यादा होगा और कब न्यूनतम होगा। तो आप यहां से
साइन थीटा यानी जब थीटा के मान 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम, और थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स कटेगा। और यह फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब बता दें आपको कि जब हम बात करेंगे ईएमएफ की, किसकी बात करेंगे, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें, तो अगर हम बात करें डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर या फिर बात करें अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना वो किस टाइप का होगा, इन दोनों में जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमारा एसी होगा, अल्टरनेटिव प्रकार का होगा। कैसा होगा, अल्टरनेटिंग प्रकार का होगा। कब, डीसी जनरेटर की बात करें या फिर अल्टरनेटर की बात करें, जो दोनों में जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, विद्युत वाहक जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वो अल्टरनेटिंग टाइप का होगा, एसी प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। अब हम जब बात करें डीसी जनरेटर की, तो यहां हम क्या लगाते हैं, इस एसी को डीसी पे कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं कम्यूटेटर। क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब बात करें अल्टरनेटर की या एसी जनरेटर की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही क्या करते हैं, हम आउटपुट में सप्लाई एसी दे देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एसी चाहिए होता है। इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग लगाते हैं अल्टरनेटर में। तो यहां से जनरली क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद और जो अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ध्रुव गति एवं आवृत्ति के मध्य संबंध, यानी कि पोल, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के मध्य क्या रिलेशन हो सकता है अल्टरनेटर में। जो हमारा रिलेशन होता है F बराबर, ठीक है ना, PN बटा 120, या आप और सिंपल रूप में ऐसा लिख सकते हो, N बराबर क्या होता है 120 F अपन P, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि N बराबर 120 F अपन P, ठीक है। अब F क्या है, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ठीक है, कि हमने कितने सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की या सप्लाई करंट की, वो कितनी फ्रीक्वेंसी के 50 60 हर्ट्ज है या 30 हर्ट्ज है, जितना भी है, ठीक है। तो F हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके बाद P नंबर ऑफ पोल, कि इस अल्टरनेटर में कितने पोल लगे हुए हैं, 2 पोल का है, 4 पोल का है, 6 पोल है या फिर 8 पोल है, तो पोल के अकॉर्डिंग ये होगा। और N क्या है, आपकी रोटर की स्पीड है, कि हमारा जो रोटर है वो कितने स्पीड से, कितने आरपीएम की गति से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जितनी अधिक स्पीड से हमारा जो रोटर मूव करेगा, उतने ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है N बराबर 120 अपन P, और ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है एग्जाम में, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। कह देगा कि किसी अल्टरनेटर में नंबर ऑफ जो पोल है वो 4 पोल है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो उसकी गति क्या होगी। आपको N निकालना है, F आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज और P कितना दे रखा है 4, ठीक है। और 120 में इस तरह से आपको करके N का मान निकाल लोगे, या फिर आपको N दिया रहेगा, P दिया रहेगा तो F पूछ लेगा। यानी कि इन 3 चीजों में से N, P और F, इन तीनों में से आपको 2 चीज दिया रहेगा, गिवन रहेगा, और एक चीज आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप इस फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्लास जो है अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आप आईटीआई करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी, ठीक है, या यूपीआरबी, यूपीपीएससी, डीआरडीओ या फिर डीएमआरसी, नोएडा मेट्रो, जो कुछ भी है, आप अगर तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए जो क्लासेस है वो काफी बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को नोटिस करते हुए चलेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है स्टेटर। तो स्टेटर क्या होता है, तो जो हमारा स्टेटर होता है यह एक स्टैटिक पार्ट होता है। किसी भी मोटर या जनरेटर की बात करें तो क्या होता है, एक स्थिर भाग होता है स्टेटर। तो स्टेटर में क्या होता है कि जनरली हम बात करें अगर डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं फील्ड बाइंडिंग करते हैं, किसमें, स्टेटर में। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर में हम क्या करेंगे कि इसके स्टेटर में हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम डीसी जनरेटर या मोटर की बात करें या डीसी मोटर की बात करें, इन दोनों में से किसी की बात करें हम, तो जो हमारा रोटर होता है ना, रोटर, ये क्या होता है, रोटर हमारा मूविंग पार्ट है, घूमने वाला भाग होता है,
और इस पे हम करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं किस पे? रोटर पे। अब बात करते हैं स्टेटर। ठीक है, तो स्टेटर क्या होता है? ये हमारा स्थिर भाग होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, या एक जगह फिक्स रहता है। और हम बात करें डीसी जनरेटर या मोटर के केस में, तो जो हमारा स्टेटर है इस पे हम जो बाइंडिंग करते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी फील्ड बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? फील्ड बाइंडिंग हम करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे अल्टरनेटर की, तो इसके साथ ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जो हमारा स्टेटर है किसका बना होता है। तो जो हमारा स्टेटर है या कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, और डिपेंड करता है कि मोटर आप कैसे ले रहे हो प्रयोग में। अगर बड़ी मोटर है या बड़ी जनरेटर है तो वहां पे हम बात करेंगे कास्ट स्टील के केस में। अगर छोटी है तो वहां पे बात करेंगे हम कास्ट आयरन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आर्मेचर कोर होता है। आर्मेचर कोर होने का मतलब क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, जो स्लॉट होती है, कोर होते हैं, उसी पे हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट पे हम बाइंडिंग कर लेते हैं। जिसमें क्या होगा, जिसमें हम आर्मेचर कॉइल स्थापित करते हैं या की जाती है। अभी मैंने बताया कि देखो यहाँ पे जब बात करेंगे डीसी जनरेटर की, तो आर्मेचर कहाँ स्थापित कर रहे हैं? आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर बाइंडिंग हम स्थापित कर रहे हैं रोटर में। लेकिन जब बात करेंगे अल्टरनेटर की, तो यहाँ पे हम जो आर्मेचर बाइंडिंग करेंगे किसमें करेंगे? वो करेंगे हम किसमें? स्टेटर में करेंगे। स्टेटर में क्या होगी? आर्मेचर बाइंडिंग करेंगे, और रोटर पे क्या करेंगे? फील्ड बाइंडिंग करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार यहाँ में पूछा गया है कि अल्टरनेटर के रोटर पर या अल्टरनेटर के स्टेटर पर कौन सी बाइंडिंग होती है। तो बात करेंगे स्टेटर में, इसमें क्या होगा? इसमें आर्मेचर कॉइल या आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है आर्मेचर कोर या सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, सिलिकॉन स्टील को क्यों करते हैं? सिलिकॉन स्टील का दो फायदा है। अगर हम सिलिकॉन स्टील को जोड़ के बना देंगे तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और लेमिनेट कर देंगे, वार्निश कर देंगे, तो हमारा जो एडी करंट है वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो फाइनली हम एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, इन दोनों लॉस को, दोनों क्षति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर हम सिलिकॉन स्टील की पत्ती का क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। और लेमिनेशन करने के बाद क्या करते हैं? उसको वार्निश चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा? ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं। किसको? जब हम छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक ऐसे रख दें। जैसे हमारा मान लो कि हमें एक इतना मोटा लोहे का टुकड़ा यूज करना है, तो हम क्या करें कि इतना मोटा लोहे का टुकड़ा यूज ना करके हम क्या किया? हमने पतली पतली पत्तियों के रूप में, पतली पतली पत्तियों के रूप में ढेर सारा क्या किया? हमने पॉइंट लेके ऐसे रख लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं? इसकी मोटाई और इसकी मोटाई दोनों क्या है? सेम है। लेकिन ये एक अकेले का टुकड़ा है और ये क्या है? ये कई सारी पतली पतली पत्तियों को हमने क्या किया है? एक के ऊपर एक रख के क्या किया है? इतना मोटा बना दिया है। इसी को बोलते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो सारी जो पत्तियां हैं ना, ये क्या होती हैं? वार्निश के द्वारा इंसुलेटेड होती हैं, ताकि क्या आपस में जितनी भी पत्तियां लगी हुई सब के सब शॉर्ट सर्किटेड ना हो। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, एडी करंट से बचने के लिए या फिर हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके आलेपित कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा? एडी करंट वगैरह कम हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें हम छोटे छोटे डक्ट्स यानी कि छिद्र लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो आप मोटर यूज कर रहे हो, चला रहे हो, तो उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी उत्पन्न होगी। उस गर्मी को, उस उष्मा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें स्टेटर में छोटे छोटे होल बना देते हैं जगह जगह पे। इसी को हम बोलते हैं डक्ट्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डक्ट। डक्ट या छिद्र कह सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या होगा? जो हमारा वातावरण में जो वायु चलती है, ठीक है, इससे क्या होगा? इस छिद्र के द्वारा वायु अंदर प्रवेश करेगी और अंदर जितने भी हीट प्रोड्यूस रहेंगी उसको क्या करेगी? वो ठंडा करेगी, यानी शीतलन का, कूलिंग का काम करती है। कौन? डक्ट्स करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डक्ट्स क्यों रखते हैं? इन पत्तियों में डक्ट्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों? वायु प्रवेश करे और क्या करे? इनको शीतलन यानी कि मशीन को ठंडा बनाए रखे। इसलिए हम क्या करते हैं? छोटे छोटे डक्ट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्टेटर किससे बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। ठीक है, और ये इसमें लेमिनेशन किया गया था ताकि ये हिस्टेरेसिस और
एडी करंट लॉस दोनों को रिमूव कर दें, कम कर दें, और इसमें छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं जिसको हम डक्ट्स कहते हैं, जिससे क्या हो, इसको प्रॉपर कूलिंग मिलती रहे। इससे हमारा क्या होगा, मोटर जल्दी हीट नहीं होगा। अब जो हमारे स्टार्टर होता है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है खुला स्लॉट, ठीक है, हाफ, और एक होता है पूर्ण बंद, ठीक है। तो जो इसका स्टार्टर की जो संरचना होती है, या तो ये पूरा बंद होता है, किसी किसी में क्या होगा कि हाफ ओपन होता है, हाफ क्लोज होता है, और किसी किसी में टोटली ओपन होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्षमता के मोटर को यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसकी संरचना बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और जितने भी मैंने ये पॉइंट अंडरलाइन कर रखे हैं सबको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि यही से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में मैंने पढ़ाया हुआ, तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका रिस्पांस कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया, और लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में ना भूलें। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, इसकी जो संरचना आती है ऐसे होती है स्टेटर की, ठीक है। ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम अंदर बाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे जितने भी वायर लगाए रहते हैं सबको क्या करते हैं, अंदर अंदर लेके इस पॉइंट पे टर्मिनल बॉक्स को क्या करते हैं, रख देते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, आउटपुट का कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये स्लॉट है, इस स्लॉट में क्या करते हैं, इस स्लॉट में हम बाइंडिंग करते हैं। कौन सी बाइंडिंग होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेटर की, तो यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग होगी, यहाँ पे हमारी जो बाइंडिंग होगी ये होगी आर्मेचर बाइंडिंग। कौन सी, आर्मेचर बाइंडिंग होगी, किसमें, स्लॉट में। यहां मैं लिख देता हूं, स्लॉट में आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग हम करते हैं किसमें, इस स्टेटर में, ठीक है। जब बात करेंगे रोटर की, तो रोटर में हम फील्ड बाइंडिंग करते हैं जस्ट डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के अपोजिट, ठीक है। बाकी ये आपका आई बोल्ट है, आप इसको फंसा के हुक की तरह होता है, ऊपर ले जा सकते हो, या फिर इसके स्थान को जब चेंज करना होता है तब हम इसका आई बोल्ट का यूज करते हैं। अब ये जो बॉडी है इसकी, ये स्टील की बॉडी होती है, या फिर कास्ट आयरन की भी बनी होती है। जो छोटे मोटर होते हैं, जो छोटी मशीन होती है, यह बॉडी किसकी बनी होती है, ये कास्ट स्टील होकर कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन। जब हम छोटे मोटर या छोटे मशीन की बात करेंगे, यह कास्ट आयरन की बनी होती है। जब बात करेंगे बड़े मोटर या बड़े जनरेटर की, तो वहां पे हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा जो अगला पॉइंट है रोटर, तो रोटर से नाम से क्लियर है कि यह क्या है, किसी भी मशीन का या किसी भी मोटर जनरेटर का मूविंग पार्ट है, घूमने वाला भाग है, जिसे हम रोटर कहते हैं, ठीक है। तो रोटर क्या होता है कि यह गतिमान होता है, मूव करने वाला पार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या, कौन सी बाइंडिंग करेंगे, इसमें हम करेंगे फील्ड बाइंडिंग। ये डीसी मोटर या डीसी जनरेटर ठीक उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, रोटर क्या है आपका, रोटर एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली का गतिमान घटक है, क्योंकि इस नाम से क्या, रोटर यानी कि घूमने वाला पार्ट, मूविंग पार्ट होता है, ठीक है। अब अल्टरनेटर में इसका घूर्णी बाइंडिंग क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य प्रतिच्छेद के कारण होता है। प्रतिच्छेद के कारण क्या होगा, फ्लक्स अक्ष के चारों मूव करेगा और एक टॉर्क जनरेट करेगा। जैसे मैं बताया था एग्जांपल देके कि जब हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो हमारा रोटर होगा वो क्या करेगा, जब रोटर हमारा मूव करेगा, घूमेगा, तब जो उसका फ्लक्स है वो क्या करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, और जब हमारा फ्लक्स कट होगा तो उसमें एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जो हमारा रोटर होता है, इसमें हम पहले बात करेंगे बाइंडिंग की, कि बाइंडिंग कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो बात करेंगे रोटर में, रोटर में हम करते हैं फील्ड बाइंडिंग करते हैं। कौन सी, फील्ड बाइंडिंग। किस केस में, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के केस में जो बाइंडिंग करते हैं रोटर पे, कौन सी बाइंडिंग होती है हमारी, फील्ड बाइंडिंग होती है। और फील्ड बाइंडिंग को हमें क्या करना होता है, अलग से एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई को देना पड़ता है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब जो हमारा रोटर होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है सैलिएंट, एक होता है नॉन सैलिएंट, ठीक है। एक होता है सैलिएंट पोल, एक होता है बेलनाकार, यानी कि इसको बोलते हैं नॉन सैलिएंट, नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट रोटर को हम बेलनाकार रोटर भी कहते हैं। पहले बात करेंगे सैलिएंट पोल रोटर का, इसके बाद फिर बात करेंगे नॉन सैलिएंट का यानी कि बेलनाकार का। तो देखिए सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि इसका जो स्पीड होता है इस रोटर का, किसका, सैलिएंट पोल का, इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। इसका जो व्यास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी जो अक्षीय लंबाई
काफी कम होती है, और इसका जो पार्ट होता है ना ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका जो रोटर होता है ना वो बाहर की ओर उभरा हुआ फैला हुआ होता है। तो इस रोटर की खासियत है। तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न स्पीड के लिए या मध्यम स्पीड के लिए हम किस रोटर का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं सैलिएंट पोल रोटर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रोटर का। किसके लिए? यह रोटर निम्न एवं मध्यम घूर्णन के लिए या मध्यम स्पीड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? इसकी स्पीड क्यों कम होती है? यह क्या होता है कि बाहर की ओर जो है ना, ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है, बाहर की ओर फैली हुई होती है। इस पे जो पोल होते हैं ना, इसके जो पोल बाहर की ओर निकले होते हैं, और इसकी जो व्यास होती है, जो इसका डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, बाहरी भाग, यह क्या होता है, यह काफी बड़ा होता है। और जब बात करें इसमें जो शाफ्ट लगा होता है ना, इसके अंदर जो शाफ्ट लगा होता है जिसको हम कहते हैं अक्षीय लंबाई, यह बहुत ही कम होता है इस रोटर का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, इसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, कितना तक? लगभग 1000 आरपीएम तक। और ये क्वेश्चन कई बार यहां पूछा गया है कि सैलिएंट पोल रोटर की स्पीड कितनी होती है, तो अप्रोक्स 1000 आरपीएम होता है। ये कहां यूज करते हैं? जहां पे हमें मध्यम या निम्न गति की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रो अल्टरनेटर। कहां पे? हाइड्रो अल्टरनेटर में। जैसे कहां यूज करते हैं? हाइड्रो अल्टरनेटर। हाइड्रो अल्टरनेटर में कहने का मतलब ये कि जब हम जल के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत को जनरेट करते हैं, तो वहां पे हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट में जो हम अल्टरनेटर यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम हाइड्रो अल्टरनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें कम एवं लो स्पीड की आवश्यकता होती है। किसमें? हाइड्रो अल्टरनेटर में या हाइड्रो टर्बाइन में। सेकेंड पॉइंट, इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास अधिक एवं अक्षीय लंबाई क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसका व्यास क्या होगा? अधिक होगा या अक्षीय लंबाई कम होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ पूछा गया है कि सैलिएंट पोल रोटर का जो व्यास होता है कैसा होता है, तो व्यास इसका क्या होगा? अधिक होगा, व्यास बड़ा होगा। और जब बात करेंगे अक्षीय लंबाई की, शाफ्ट की लंबाई की, तो शाफ्ट की लंबाई क्या होगा? कम होगा, और इसकी स्पीड काफी कम होती है। ये पॉइंट यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे नॉन सैलिएंट यानी कि बेलनाकार रोटर की बात करेंगे। तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा बेलनाकार रोटर होगा क्या होगा? उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि इसका हम ऐसे जगह यूज करेंगे जहां पे हमें अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा रोटर है बेलनाकार यानी कि कहते हैं नॉन सैलिएंट, यह रोटर उच्च घूर्णन के लिए या अधिक गति के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसके रोटर पे 2/3 भाग पे, इसके रोटर के 2/3 भाग पे स्लॉट कटे होते हैं, और 1/3 भाग क्या होता है? बिना स्लॉट के होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये सारे क्या है? ये स्लॉट कटे हुए हैं। इन स्लॉट में क्या होती है? इन्हीं स्लॉट में बाइंडिंग की जाती है। आप क्या करते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम का वायर स्थापित करते हो, जिसको कहते हैं आप बाइंडिंग करना। इन्हीं स्लॉट में ये जो स्लॉट होता है ना, ये टोटल का 2/3 भाग होता है जो हमारा स्लॉट कटा होता है। स्लॉट ये मतलब क्या? खांचे कटे होते हैं। किसके? टोटल के 2/3 भाग पे। अब जो बच गया हमारा 1/3 भाग, वो क्या होता है? वो हमारा पोल के लिए यूज होता है। यानी ये जो पार्ट है ना, ये नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो गया साउथ पोल, दक्षिणी पोल। ये क्या होता है? ये इस टोटल का 1/3 भाग होता है। तो ये पॉइंट पूछता है कि नॉन सैलिएंट या बेलनाकार रोटर में कितने भाग पर स्लॉट कटे होते हैं? तो स्लॉट हमारे 2/3 भाग पे कटे होते हैं। और कितने भाग पे पोल स्थापित होते हैं? ये होता है 1/3 भाग पे क्या होते हैं? पोल स्थापित होते हैं। अब देखिए, इस रोटर का जो व्यास देख रहे हैं आप, इसका जो डायमीटर है, व्यास क्या है? इसका व्यास छोटा है, और जो इसकी अक्षीय लंबाई है, एक्सियल लेंथ, ये क्या है? ये बड़ी है। इसलिए इस रोटर का यूज ऐसे जगह किया जाता है जहां पे हमें अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। इसमें जो पॉइंट होना लिख लीजिएगा। पहला, इसकी व्यास
इसका व्यास क्या होगा, व्यास कम एवं अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई अधिक अधिक होता है। ठीक है, किसका, नॉन सैलिएंट का। नॉन सैलिएंट का दूसरा नाम क्या है, बेलनाकार। तो बेलनाकार को हम नॉन सैलिएंट रोटर भी कहते हैं। इसका व्यास क्या होगा, ये जो डायमीटर है छोटा होगा, और जो इसकी अक्षीय लंबाई है ये वाली लेंथ, ये पूरी ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। कहां से, 1000 से ऊपर, मतलब 1500, 2000, 2500, 3000, इतनी स्पीड इसकी होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका जो यूज करते हैं टर्बो अल्टरनेटर के लिए। कहाँ के लिए, टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर में हम इसका यूज करते हैं। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में भी कैरी किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख दिया भी है। इसकी स्पीड क्या होगी, 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1500 से 3000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है, किसकी, बेलनाकार रोटर की। और जो इसकी आउटपुट होती है वो 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक इसकी आउटपुट क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ से भी आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस कहाँ पे किसका हम यूज करते हैं। एक एक करके ध्यान से देखिएगा। अब पहले बात करते हैं, हमारा एक तरफ है सैलिएंट पोल और एक तरफ है बेलनाकार। और बेलनाकार का एक और नाम होता है क्या, नॉन सैलिएंट, नॉन सैलिएंट रोटर। ठीक है ना, नॉन सैलिएंट। तो जो पहला पॉइंट है कह रहा है कि इसमें वायु गैप यानी कि एयर गैप जो होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान नहीं होता है। लेकिन जब बात करेंगे अगर बेलनाकार की या नॉन सैलिएंट की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एयर गैप होगा क्या होगा, समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी जो इसमें वायु का जो वितरण होगा ना वो असमान होगा, कहीं पे एयर गैप ज्यादा रहेगा, कहीं पे एयर गैप कम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हर जगह एयर गैप समान रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का मतलब यही है। अगला पॉइंट कि इसकी अक्षीय लंबाई क्या होती है, कम एवं व्यास अधिक होता है, मैंने बताया था अभी जस्ट। अब बात करेंगे बेलनाकार का, इसकी अक्षीय लंबाई क्या होगी, इसकी अक्षीय लंबाई अधिक होगी और व्यास क्या होगा, इसका कम होगा। ये मेन डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड नंबर कह रहा है कि यह यांत्रिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होता है। कमजोर कहने का मतलब यह, जब ये मूव करता है ना तो इसमें हंटिंग आती है। हंटिंग कहने का मतलब यह कि जब इसे लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, कंपन होने लगता है या कंपन करने लगता है। लेकिन यह क्या होता है, इसकी जो संरचना जटिल होती है, इसमें कोई कंपन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये कहने का मतलब ये ऑफ थर्ड में। इसके बाद जो अगला है कह रहे हैं कि इसमें अलग से डैम्पिंग बाइंडिंग उपयोग की जाती है। देखिए अभी जो मैं बात किया ना यांत्रिक, जब हमारा कोई रोटर अगर मूव कर रहा है, गतिमान हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, कंपन कर रहा है लोड के बढ़ने या घटने के कारण, तो क्या होगा, वो यांत्रिक रूप से कमजोर होता है, तो उसमें कंपन करता है। कंपन यानी कि वाइब्रेशन जनरेट होगा। अब जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, अलग से एक डैम्पिंग बाइंडिंग करते हैं। कौन सी बाइंडिंग, डैम्पिंग बाइंडिंग। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, इस कंपन को दूर करने के लिए, कंपन को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, अलग से डैम्पिंग बाइंडिंग करते हैं। जो क्या होती है कि सैलिएंट पोल के रोटर पे हम क्या करते हैं, अलग से एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग ऐड कर देते हैं। इस सैलिएंट पोल के रोटर पे हम एक अलग से एक्स्ट्रा बाइंडिंग ऐड कर देते हैं, जिसको हम डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। जो क्या करता है, हंटिंग या कंपन, इसको हंटिंग भी कहते हैं, HUNTING, हंटिंग। हंटिंग कह लो या कंपन कह लो, बात एक ही है। तो कंपन को दूर कर देगा कौन सा, डैम्पर बाइंडिंग। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रोटर का। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई कंपन नहीं होता है बेलनाकार वाले में, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमें किसी भी डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा, अब अगला पॉइंट जो आ रहा है, किसमें पोल सतह से अव्यवस्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। तो ध्यान देने की बात है, 5वां में तो हो गया था। कह रहा है कि इसमें जो ध्रुव होते सतह से बाहर होते हैं। मैंने अभी बताया था कि इसको जो कहते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जो उसकी व्यास होता है, या क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस पे जो पोल स्थापित किए जाते हैं, ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर फैला हुआ होता है। इसलिए क्या कर रहा है, इसमें जो ध्रुव होते हैं पोल सतह से बाहर की ओर, सतह से बाहर की ओर
फैले होते हैं, इसी कारण से इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, स्लॉट ध्रुवों पर ही स्थापित कार्य करते हैं, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें जो इसका ध्रुव है, स्लॉट है, वो बाहर नहीं होता है। अगला, इसकी स्पीड कहां से होती है, 375 आरपीएम से मैक्सिमम 1000 आरपीएम तक होती है। किसकी, सेलिएंट पोल की। सेलिएंट पोल रोटर की स्पीड क्या होती है, मिनिमम 375 से लेकर मैक्सिमम 1000 आरपीएम तक होती है। जबकि हम बात करेंगे नॉन सेलिएंट या बेलनाकार की बात करेंगे, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 1500 से कहां तक, 3000 आरपीएम तक। और इसका यूज कहां करते हैं, टर्बो अल्टरनेटर में और इसका हाइड्रो अल्टरनेटर में करते हैं। यहाँ देख लिया आप, इसका यूज वाटर टर्बाइन, वाटर टर्बाइन मतलब क्या, जहां पे हम हाइड्रो अल्टरनेटर यूज करते हैं। आईसी इंजन, जबकि हम बात करें अगर बेलनाकार या नॉन सेलिएंट रोटर का, तो उसका क्या होगा, स्टीम टर्बाइन, यानी जो भाप टर्बाइन होती है ना, वहां पे यूज करते हैं, या फिर टर्बो अल्टरनेटर। इसका यूज बहुत पूछता है, यूज इन दोनों का बहुत पूछता है कि कहाँ पे हम सेलिएंट पोल और कहाँ पे नॉन सेलिएंट पोल रोटर का यूज करते हैं। तो जहां बात करेगा कम स्पीड की और वाटर टर्बाइन की, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे सेलिएंट पोल का। और जहां पे बात करेगा अधिक स्पीड की या टर्बो या स्टीम टर्बाइन की, तो वहां पे हम यूज करेंगे नॉन सेलिएंट या फिर बेलनाकार रोटर यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्साइटर। तो एक्साइटर क्या होता है, यह एक प्रकार का डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, जो क्या करता है, किसी भी वाइंडिंग को एक्साइटेड या उत्तेजित करने का काम करता है। इसको बोलते हैं एक्साइटर। तो एक्साइटर का जरूरत क्यों पड़ा है, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम अल्टरनेटर में जब बाइंडिंग करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब हम बात करेंगे स्टेटर की, तो स्टेटर पर क्या करते हैं, स्टेटर में हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं और रोटर में फील्ड बाइंडिंग करते हैं। और फील्ड बाइंडिंग को हमें क्या करना होता है, अलग से एक्साइटेड यानी उत्तेजित करनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। तो एक्साइटर क्या होता है कि बेसिकली एक शंट या कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है, जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो फील्ड बाइंडिंग को अलग से एक्साइटेड या उत्तेजित कर देती है। और क्या होगा, फील्ड बाइंडिंग का अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और हमारा रोटर क्या होता है, मूव करने वाला होने लगता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसमें हम अप्लाई करते हैं ना डीसी वोल्टेज, वो कितना होता है, तो डीसी वोल्टेज हमारा मैक्सिमम 250 वोल्ट या 210 वोल्ट होता है। ऐसा कह सकते हो आप, 210 से 250 वोल्ट तक हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। किसके लिए, फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए। फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए, किसके लिए, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए। और फील्ड बाइंडिंग कहाँ लगी होती है, ये फील्ड बाइंडिंग लगी होती है रोटर पे। किस केस में, अल्टरनेटर केस में। जबकि बात करेंगे डीसी मोटर डीसी जनरेटर केस में, या किस में होती है फील्ड बाइंडिंग, ये होती है स्टेटर में। तो अल्टरनेटर में या सिंक्रोनस मोटर में क्या होती है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के ठीक अपोजिट यानी उल्टी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब है अल्टरनेटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्राइम मूवर के आधार पे, ठीक है, इसके बाद फिर फेज के आधार पे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रनिंग के आधार पे, रोटर के आधार पे, कई तरह की होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके आधार पे, प्राइम मूवर के आधार पे, ठीक है ना। तो प्राइम मूवर के आधार पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट इसका घूमने वाला होता है, या जिसकी सहायता से इसको घुमाते हैं, जिसकी सहायता से इसको हम घुमाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्राइम मूवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पे यह देखे थे, इसमें 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होगा वाटर, इसके बाद फिर स्टीम, अलग अलग देख लेते हैं। इसके बाद आपका होगा डीजल। तो पहला हमारा है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। किसके आधार पे, प्राइम मूवर के आधार पे, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर का मतलब यह हुआ कि इस अल्टरनेटर को क्या करेंगे हम, इस अल्टरनेटर को वाटर टरबाइन की सहायता से स्टार्ट करेंगे। तो वाटर टरबाइन कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे होता क्या है कि इधर हमारा बहुत सारा पानी भरा होता है, डैम होता है, ये हमारा क्या है, डैम है, बहुत सारा पानी भरा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारी एक ऐसे नली लगी होती है ऐसे, और यहाँ से हमारा जो आता है पानी इधर से आएगा, और यहाँ पे हमारा लगा होता है क्या चीज़, यहाँ पे हमारा लगा होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर यहाँ पे कई ऐसे ब्लेड लगे होते हैं अल्टरनेटर पे, ठीक है। जब ये पानी
क्या करता है, डैम से इस पे गिरता है तो क्या करेगा, इसका ब्लेड पे जब पड़ेगा तो ब्लेड क्या करेगा, ब्लेड को इस दिशा में रोटेट करने का प्रयास करेगा, मूव कराएगा। यानी जब क्या होगा कि डैम से या बांध से बहुत ऊंचाई से जब पानी इसके ब्लेड पर गिरेगा, इसकी पत्तियों पर गिरेगा, तब इसको घुमाने का प्रयास करेगा और हमारा रोटर क्या होगा, मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो फ्लक्स को कट करेगा, जब फ्लक्स कट होगा तो हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जनरेट होगा। इससे क्या होगा, जैसे हमारा ईएमएफ अगर उत्पन्न हो जाएगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं प्राइम मूवर के आधार पे। तो पहला है वाटर टरबाइन के आधार पे, जिसमें क्या करते हैं, वाटर की सहायता से, जल की सहायता से इसके क्या करते हैं, ब्लेड पे पानी गिराते हैं तेजी से, और ये हमारा ब्लेड क्या होता है, मूव करता है, तो हमारा अल्टरनेटर भी मूव करने लग जाता है। ये हमारा है वाटर टरबाइन के आधार पे। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है स्टीम टरबाइन के आधार पे। कौन सा है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे हम पानी की जगह पे क्या करेंगे, इसके ब्लेड पे पत्तियों पे भाप प्रवाहित करेंगे। क्या चीज, भाप। इससे हमारा ये अल्टरनेटर है, ठीक है। इसके जो ब्लेड ऐसे बने हुए हैं, इस पे ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे कि वाष्प को, भाप को बहुत तेजी से इसके ब्लेड पर, अगर हम इसके ब्लेड पर प्रतिस्थापित करते हैं, भाप को बहुत तेजी से मात्रा में क्या करते हैं, इसके ब्लेड पर प्रक्षेपित करते हैं, तो क्या होगा, इसका जो रोटर होगा हमारा, इसका जो रोटर होगा वो मूव करेगा। तो क्या होगा, फिर वही काम, जब ये मूव करेगा तो जब हमारा फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स को कट करेगा, जब फ्लक्स कट करेगा तो ये क्या होगा, ईएमएफ विद्युत वाहक बल जनरेट करेगा। यही काम होता है, इसको बोलते हैं हम स्टीम टरबाइन के द्वारा, या स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा है डीजल इंजन। अगला हमारा क्या है, डीजल इंजन या ऑयल इंजन कह लो। इसमें क्या होता है कि इसमें डीजल इंजन के द्वारा क्या करते हैं, इसके जो वो होता है ना रोटर, जो इसका सॉफ्ट होता है, तो डीजल इंजन से क्या करते हैं, इसका सॉफ्ट को हम जोड़ देते हैं, और जब आप डीजल इंजन को चलाओगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो सॉफ्ट होगा क्या होगा, जैसे मान लो ये सॉफ्ट हमारा किसका है, डीजल इंजन का है, डीजल इंजन का है, ठीक है, ये हमारा ये है, ठीक। और एक सॉफ्ट हमारा किसका है, एक सॉफ्ट हमारा सॉफ्ट हमारा इसका है, अल्टरनेटर का है, अल्टरनेटर का। जब दोनों के साफ्ट को क्या करेंगे, दोनों साफ्ट को अलग अलग है, इन दोनों को एक कपलर के माध्यम से, एक कपलर के माध्यम से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जनरेटर को जब इसको मूव कराएंगे तो ये क्या होगा, जब ये मूव होगा, जब ये मूव होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, मूव होगा, गतिमान होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो अल्टरनेटर क्या होगा, अल्टरनेटर हमारा भी गतिमान हो जाएगा और एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा है डीजल इंजन या ऑयल इंजन के माध्यम से अल्टरनेटर का प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब है घूमने वाले भागों के आधार पर, ठीक है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोटेटिंग आर्मेचर और एक होता है रोटेटिंग फील्ड। घूमने वाले, घूमने के आधार पर, या जो रोटर है वो मूव कर रहा है, उसके आधार पर दो तरह का होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो इस भाग में क्या होगा कि इस प्रकार के अल्टरनेटर में हमारा जो रोटर होगा वो क्या होगा, रोटर हमारा मूव करेगा, और रोटर में जो बाइंडिंग कौन सी होगी, रोटर में जो बाइंडिंग होगी, इस प्रकार के अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होगा क्या होगा, आर्मेचर हमारा स्थिर रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या होगा, घूर्णी गति प्रदान करता है। ठीक है, तो रोटेटिंग आर्मेचर, तो इसमें जो भाग हमारा रोटर का वो क्या होगा, आर्मेचर पे, सॉरी रोटर पे आर्मेचर बाइंडिंग की रहेगी, रोटर पर आर्मेचर बाइंडिंग की जाएगी। अब क्या होगा, जब हमारा रोटर मूव करेगा, रोटर हमारा मूव करेगा तो आर्मेचर बाइंडिंग में क्या होगा, आर्मेचर बाइंडिंग में फ्लक्स का कटान होगा। जब फ्लक्स कटेगा तो ये क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, जो क्या होता है डी फाई अपॉन dt के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार फ्लक्स में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, परिवर्तन होगा, उतनी ही मात्रा में क्या होगा, हमारा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा। तो रोटेटिंग आर्मेचर में क्या होगा कि हमारा आर्मेचर मूव करेगा और फील्ड क्या होगा, इसमें फील्ड बाइंडिंग हमारी स्थिर रहेगी। जैसे हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि हमारा आर्मेचर मूव करता है ना, और फील्ड हमारी स्थिर रहती है डीसी के केस में। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये प्रोड्यूस होता है हमारा ईएमएफ, ठीक है, ये तो हमारा होता है एसी प्रकार का। अब इसको हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटर के द्वारा क्या करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं।
होता तो एसी जनरेटर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटर यूज करते हैं, यानी कि दिक् परिवर्तक, और इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डीसी मोटर में, जिसमें क्या होता है कि हमारा फील्ड वाइंडिंग स्थिर होती है और आर्मेचर वाइंडिंग मूविंग पार्ट होती है, घूमने वाली होती है, जो रोटर पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोटेटिंग फील्ड के आधार पर, रोटेटिंग फील्ड के आधार पर अल्टरनेटर। तो इसमें क्या होगा, हमारा रोटर जो फील्ड है वो मूव करेगा। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारी फील्ड बाइंडिंग वो क्या होगी, फील्ड बाइंडिंग हमारी रोटर पे की रहेगी और हमारा वो मूव करेगा। रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर, कहने का मतलब यह इसमें जो हमारी फील्ड बाइंडिंग होगी यह क्या होगा, यह मूव करेगा। कहने का मतलब ये कि जो हमारा रोटर है, जो रोटर है, इस पे हमारी फील्ड बाइंडिंग की जाएगी, फील्ड बाइंडिंग की जाएगी भाई, तभी तो फील्ड बाइंडिंग मूव करेगा। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा क्या होता है, रोटर हमेशा मूव करता है, गतिमान होता है, और स्टेटर क्या होता है, स्टेटर हमारा हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। स्टेटर हमेशा फिक्स होता है, लेकिन रोटर क्या होता है, रोटर गतिमान होता है, मूव करता है। तो हमें क्या करना है कि फील्ड को रोटेट करना है, फील्ड को रोटेट करना है। तो फील्ड कहाँ करेंगे, फील्ड बाइंडिंग किस पे करेंगे, रोटर पे, तभी तो भाई रोटेट करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया फील्ड रोटर या फील्ड रोटेटिंग अल्टरनेटर। इसमें क्या होगा, जब रोटर मूव करेगा, जब रोटर मूव करेगा तो फील्ड बाइंडिंग क्या होगी, मूव करेगी, और इस प्रकार से हमारा जो अल्टरनेटर होगा वो रोटेटिंग फील्ड प्रकार का हो जाएगा। तो दो तरह के हो गए, एक रोटेटिंग आर्मेचर और एक रोटेटिंग फील्ड। रोटेटिंग आर्मेचर की बात करेंगे, रोटेटिंग आर्मेचर ये कहाँ होता है, यह हमारा होता है डीसी जनरेटर में होता है या डीसी मोटर में होता है। कौन सा, रोटेटिंग आर्मेचर किसमें, डीसी जनरेटर में। और बात करें रोटेटिंग फील्ड का, ये होता है हमारा अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर में होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो आर्मेचर रोटर अल्टरनेटर है या फिर रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रोटेटिंग फील्ड का प्रयोग करने का क्या लाभ है। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं जब भी अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर में क्या होता है कि हमारा जो फील्ड होता है वो रोटेटिंग टाइप का होता है, रोटेट करता रहता है। क्यों, क्योंकि अभी बताया था आपको हम कि जो अल्टरनेटर में क्या करते हैं, अल्टरनेटर में जो हमें फील्ड बाइंडिंग करनी होती है ना, फील्ड बाइंडिंग जो करते हैं अल्टरनेटर में, फील्ड बाइंडिंग वो किस पे करते हैं, यह करते हैं रोटर पर, रोटर पर। और जो बात करें हम आर्मेचर बाइंडिंग की, आर्मेचर बाइंडिंग की बात करें, ये किस पे करते हैं, ये करते हैं स्टेटर पर करते हैं। किस केस में, ये अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटर की बात करेंगे तब हमारी जो फील्ड बाइंडिंग होगी वो होगी रोटर पे, और जो आर्मेचर बाइंडिंग होगी किस पे, स्टेटर पे होगी। और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या फायदा होगा कि अगर हम फील्ड को रोटेट कराएं, मूव करें, तो जो हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है ना, ये जो फील्ड बाइंडिंग होती है बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। इससे क्या होगा, हमारा जो रोटर होगा काफी स्पीड से, अधिक स्पीड के साथ यह मूव करेगा, और जितनी अधिक स्पीड से यह मूव करेगा, गति करेगा, उतना ही क्या होगा, फ्लक्स को कट करेगा। क्योंकि आप पढ़े थे अभी, आपने अभी शुरू में पढ़ाया था EMF बराबर BL_V sin थीटा, और V क्या है आपका, V आपकी स्पीड है किसका, रोटर का। तो जो हमारा रोटर होगा जितनी तेजी के साथ, जितनी स्पीड से गति करेगा, उतना ही क्या होगा, हमारा EMF बढ़ेगा। यानी कि स्पीड आप बढ़ाओगे तो EMF भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। स्पीड कम करोगे तो EMF आपका कम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्पीड कब बढ़ेगा, जब कोई भी चीज अगर हल्की होगी तभी तो उसकी स्पीड क्यों क्या होगी, बढ़ेगी। अगर चीज भारी है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसके लिए केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट ये है कि हम अगर रोटेटिंग फील्ड यूज कर रहे हैं, रोटेटिंग फील्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें केवल और केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। चाहे
नंबर ऑफ जो फेज हैं, सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो या कोई भी फेज हो, उसके लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 स्लिप रिंग ही यूज करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसके लिए, जब हमारा रोटेटिंग फील्ड होगा उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टेटर का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होने के कारण वो क्या होगा, उसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है और जो कूलिंग है, शीतलन है, आसानी से हो जाती है, ठीक है। या फिर उसमें बाइंडिंग आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉसेस नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्मेचर बाइंडिंग स्थिर प्रकार की होने के कारण टूटने व ढीले होने या जोड़ों के ढीले होने की संभावना कम रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तो यही मिला है, इसमें केवल और केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। किसके कारण, फील्ड बाइंडिंग रोटेटिंग होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि आर्मेचर बाइंडिंग से बिना स्लाइडिंग के क्या करते हैं हम, ईएमएफ को इंड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि बिना स्लाइडिंग के, स्लाइडिंग करने का मतलब ये है कि उसको बिना आगे पीछे खिसकाए, आर्मेचर बाइंडिंग से बिना किसी स्लाइडिंग युक्ति के क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल प्राप्त होने के कारण स्पार्किंग आदि नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यार मान लो कि मैं, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मान लो कि एक कोई वायर है, ये कोई वायर है हमारा, और ये हमारे क्या है, स्लाइडिंग युक्ति है, स्लाइडिंग डिवाइस है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मगर इस पे आगे पीछे खिसकाते हैं, आगे पीछे हम अगर खिसकाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होगी, स्पार्किंग जनरेट होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग युक्ति नहीं होती है, जिसके कारण स्पार्किंग कम होती है, स्पार्किंग न के बराबर होती है। इस कारण से इसकी जो दक्षता होती है, जो क्षमता होती है, क्या होती है, अच्छी होती है, अधिक होती है, और ये अच्छा ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटर में उच्च वोल्टेज, यानी कहाँ तक, 11,000 से लेकर 33,000 तक, यानी कि 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, तो क्या करते हैं हम इसको जनरेट कर लेते हैं, 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक जनरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें हम करते हैं रोटेटिंग फील्ड करते हैं, और फील्ड जो कि बहुत हल्का होता है, जब बहुत हल्का होगा तो क्या होगा, वो अधिक स्पीड से गतिमान होगा। जब अधिक गतिमान होगा तो अधिक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं, 11 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट या 33,000 वोल्ट तक बिजली को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्थिर आर्मेचर की बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। इसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि रोटर अपेक्षाकृत हल्का होता है। क्योंकि हम फील्ड बाइंडिंग क्या यूज कर रहे हैं, तो रोटर क्या होगा, हल्का होगा, और जब रोटर हल्का होगा तो क्या होगा, उसे अधिक घूर्णन गति प्राप्त होगा और अधिक मूव करेगा, तो अधिक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। मैंने बताया था एग्जाम्पल देके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा है लास्ट के अल्टरनेटर के 3 फेज आउटपुट की आवश्यकता के अनुसार आसानी से उसको स्टार या डेल्टा में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम या तो स्टार में या फिर डेल्टा में क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे वोल्टेज की आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टार या डेल्टा में कन्वर्ट करें। अगर हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो स्टार में, अधिक वोल्टेज चाहिए तो फिर डेल्टा में, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं किसके लिए, इतने सारे फायदे हैं रोटेटिंग फील्ड के लिए, रोटेटिंग फील्ड के लिए। और इस प्रकार जो हमारा आर्मेचर अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फेजों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, तो फेज के आधार पर सिंगल फेज और पॉलीफेज होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल फेज और पॉलीफेज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज हम सप्लाई देंगे, ठीक है। और इसका जो साइज होगा काफी छोटा होता है। सिंगल फेज में क्या होगा, आकार में काफी छोटे होते हैं, साइज इनका छोटा होता है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, जहां विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा वैकल्पिक विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है, जहां पे हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है या कम सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ पे हमें हल्के लोड चलाना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिंगल फेज अल्टरनेटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीफेज।
पॉलीफेज। तो पॉलीफेज में क्या होता है कि इसमें एक फेज से बाइंडिंग अधिक होगी, यानी कि 3 फेज हो सकता है, ठीक है। तो 3 फेज में क्या होगा कि इसमें जो हमारी बाइंडिंग होगी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री पे क्या होती है, 120 डिग्री पे स्थापित होती है। पॉलीफेज में क्या होगा कि इसमें जो बाइंडिंग होगी क्या होगी, एक से अधिक होगी, सिंगल फेज एक से अधिक होगा। इसमें जो अगर मान लो 3 फेज है, अगर 3 फेज है तो जो बाइंडिंग होगी क्या होगी, सभी बाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर होगी। क्यों? क्योंकि 360 बटा में 3 फेज है, 3 फेज है ना, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 120 डिग्री। यानी कि जितने भी बाइंडिंग है आपकी तीनों क्या होगी, एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या होगी, कनेक्टेड रहेंगे। अगर 3 फेज है तो, अगर 6 फेज का है तो अब 6 से डिवाइड करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी, अगर 6 फेज का है तो भाग दे लो, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो 6 बाइंडिंग है वो सब क्या होंगे, सब के सब अपने 6 यानी कि 60 डिग्री पे क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी, बटी हुई रहेंगी, ठीक है। और इसमें स्लॉट कटे होते हैं, तो स्लॉट में हम जो बाइंडिंग करते हैं, स्लॉट में जो बाइंडिंग करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि वो कैसी है, फुल पिच है, शॉर्ट पिच है या लॉन्ग पिच है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट पिच या फुल पिच या लॉन्ग पिच भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बेसिकली ये पॉलीफेज मतलब क्या है, ये 3 बाइंडिंग से अधिक होती है, ये इसमें पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। अब एक्साइटेशन यानी कि उत्तेजना के आधार पर, ठीक है। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है ना। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि इसमें इसके फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड यानी उत्तेजित करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब क्या, सेल्फ एक्साइटेड मतलब क्या, स्वयं से उत्तेजित या एक्साइटेड होगी, यानी इसमें अलग से डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका रोटर होता है ना, इसका जो रोटर होता है और रोटर पे जो शाफ्ट लगा होता है ना, इसी पे एक डीसी या तो शंट जनरेटर होगा या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर लगा होता है। इसका जो शाफ्ट होता है इसके रोटर का, इसी पे एक अलग से क्या होती है, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड मोटर लगी होती है, जो क्या करती है, इसमें की गई फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड या उत्तेजित करती रहती है। इसमें अलग से हमें बाहरी से डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किसमें कुछ खास पॉइंट है नहीं नोट करने वाला, जो पॉइंट होगा नोट करो, मैं नोट करवाऊंगा। अब है सेपरेटली यानी कि पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। इसमें क्या होगा, सेपरेटली यानी कि अलग से हमें इसका फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटर के रोटर बाइंडिंग में क्या होता है, उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई पृथक जनरेटर अथवा बैटरी के द्वारा दी जाती है। कहने का मतलब यह कि उसके रोटर में जो फील्ड बाइंडिंग की हुई है उसको उत्तेजित करने के लिए क्या होगा, अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। या तो आप उसको दे सकते हो बैटरी के माध्यम से या फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लो, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में आप कन्वर्ट कर लो, तब आप ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर शंट जनरेटर का यूज कर सकते हो या फिर शंट कंपाउंड जनरेटर का भी यूज कर सकते हो डीसी सप्लाई देने के लिए। और कितनी देते हैं आप, 210 से 250 वोल्ट तक डीसी सप्लाई देते हैं, किसको, रोटर को, इसको फील्ड बाइंडिंग एक्साइटेड करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाला था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि अल्टरनेटर संबंधी मुख्य पद यानी कि मेन टर्म्स क्या है अल्टरनेटर में। तो पहली बात आती है फेज सीक्वेंस की या फेज क्रम की, ठीक है ना। तो फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे बात करें हम 3 फेज की, और जानते हो 3 फेज में क्या होते हैं, आर वाई बी, हम क्या करते हैं आर वाई और बी। आर का मतलब क्या, रेड, ये हो गया येलो और ये हो गया ब्लू। ये हमारे 3 के आर वाई बी फेज है, जो सीक्वेंस में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, जिसको हम पहले आर फिर वाई फिर बी फिर आर फिर वाई फिर बी, इसी सीक्वेंस में हम
बाइंडिंग वगैरह भी करते हैं और सप्लाई भी देते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो उसका फेज सीक्वेंस होता है एक निश्चित क्रम में होता है। यदि इसके फेज सीक्वेंस को हम चेंज कर दें, फेज सीक्वेंस को चेंज कर दें, तो इसके जो घूमने की दिशा क्या होगी, वो भी बदल जाएगी। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो अक्सर क्या होता है कि जब हमें इसको सिंक्रोनाइज करना होता है या फिर समांतर में जोड़ने की बात आती है, तब इसका खासा ध्यान रखा जाता है किसका, फेज सीक्वेंस का। जब किसी भी अल्टरनेटर को या ट्रांसफार्मर के किसी भी डिवाइस को हम अगर उसको पैरेलल में या समांतर में चलाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके फेज सीक्वेंस को ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर ये फेज सीक्वेंस अगर सही नहीं रहेगा, मान लो आर और बी की जगह क्या हो गया है, ये वाई बी आर हो गया, या इस तरह से अगर चेंज हो गया, तो क्या होगा, वो पैरेलल चल नहीं पाएगा, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इसको हमें ध्यान देना होगा कि ये प्रॉपर फेज सीक्वेंस में, यानी कि आर वाई और बी के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तब ये समांतर में या फिर सिंक्रोनाइज हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पिच फैक्टर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये एक फार्मूला होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पिच फैक्टर को केपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, केपी बराबर होता है क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2। ऐसा लिख सकते हो, केपी यानी कि पिच फैक्टर बराबर कॉस अल्फा बाई 2। या एक और फार्मूला होता है पिच फैक्टर का, केपी का, क्या होता है, केपी बराबर ईएमएफ का वेक्टर योग बटा में आपका होगा ईएमएफ का बीजगणितीय योग। ठीक है ना, जब तक केपी है ना, इसका ये भी फार्मूला होता है केपी का कि ईएमएफ का वेक्टर योग, यानी कि आपके अल्टरनेटर में जितने भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुए सबका क्या होगा, वेक्टर योग बटा में उन सभी ईएमएफ का क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। और इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, ईएमएफ का वेक्टर योग और ईएमएफ का बीजगणितीय योग, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ये मान क्या कहलाएगा, केपी यानी कि पिच फैक्टर कहलाएगा, या फिर cos अल्फा बाई 2। और अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक एंगल है जिसको हम अभी आगे डिफाइन करेंगे कि अल्फा कहाँ से आया और कैसे इसको निकालेंगे। तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि आप इसको याद कर लीजिए, अभी हम अल्फा की बात आगे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का भी फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंशियल नहीं निकलता, फार्मूले भी आपको याद करने होते हैं। और यहाँ से कभी कभार रेयर केस में न्यूमेरिकल पूछता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार पूछ सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं केडी। केडी मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये होता है साइन एन बीटा बाई 2 बटा में एन साइन बीटा बाई 2, या कहीं कहीं आपको मिलता है, कहीं कहीं मिलता है साइन एम बीटा बाई 2 बटा में एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो एन या एम से कोई विशेष मतलब नहीं है, आप साइन एन बीटा बाई 2 कर लो या साइन एम बीटा बाई 2 कर लो, बात एक ही है। बटा में एन साइन बीटा बाई 2 कर लो या फिर एम साइन बीटा बाई 2 कर लो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों कहीं कहीं पे एन और एम मिलता रहता है। तो एन और एम है क्या चीज, ये एन और एम एक कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। आगे आप देखते हैं, देखिए एन क्या दे रखा है, एन आपको दे रखा है यहाँ पे कि प्रति फेज प्रति पोल चालकों की संख्या है, प्रति फेज प्रति पोल चालकों की संख्या है। बीटा क्या है, 180 बटा में प्रति पोल खांचों की संख्या है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी आप न्यूमेरिकल इसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहला आता है क्वाइल स्पॉन। क्वाइल स्पॉन क्या होता है, ये होता है स्लॉट्स की संख्या बटा में पोल्स की संख्या, इसको हम क्वाइल स्पॉन कहते हैं या क्वाइल स्पॉन। ठीक है ना, या इसको कहते हैं बाइंडिंग स्पॉन कह सकते हो, बाइंडिंग स्पॉन भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि स्लॉट की संख्या बटा में पोल संख्या, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्लॉट रहेंगे उतने में आप जितने नंबर ऑफ आपके पोल रहेंगे उसको डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा, आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके बाद अल्फा, जो मैं बात कर रहा था कोण की, ये क्या है कि पूर्ण पिच बटा में वास्तविक पिच
इंटू 180 बटा में पूर्ण पिच। और ये जब बात करेंगे पूर्ण पिच, शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग वहां आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। हमारा एक चैप्टर है एसी एंड डीसी बाइंडिंग, उसमें हम पढ़ने वाले हैं फुल पिच, इसके बाद शॉर्ट पिच, एक होता है लॉन्ग पिच, एक होता है लॉन्ग पिच। ये तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे एसी या डीसी बाइंडिंग का जब चैप्टर, तो वहां सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। स्लॉट क्या होता है, आपका कॉइल स्पॉन कैसे निकालेंगे, फुल पिच, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच क्या होता है, ठीक है ना, और ये सब कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि जो ये फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट है अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसके पिछले जो मैंने पढ़ा था उसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला याद के आपको काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बाकी जब पढ़ाएंगे डीसी बाइंडिंग और एसी बाइंडिंग, वहां पे हम क्लियर करेंगे कि अल्फा बीटा या फिर आपका जो पिच फैक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। तो जनरली इसको हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, हालांकि हमें एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ पे या तो डायरेक्ट फार्मूला दिया जाता है, इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, या फिर इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ होगा किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा ईएमएफ है इसका विद्युत वाहक बल, वो डिपेंड करेगा किस पे, पोल पे, यानी कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स पे, चालकों की संख्या और रोटर की घूर्णन गति, ठीक है। इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है हमारा कौन, ईएमएफ इक्वेशन, यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो देखते हैं कि ईआरएमएस और ये भी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दो फार्मूला देखने को मिलता है, एक होता है कि जब आपको चालक दिया रहे तब, और एक जब आपको दिया रहे टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है इसमें, तब हमें इसका फार्मूला का आंसर क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जब अगर आपको दे रखा है जेड, ठीक है, तब उसमें आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ईआरएमएस यानी कि ईएमएफ का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर 2.225f, और यहाँ टी ना होके जेड होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये आपका मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूं, ये होगा ईआरएमएस बराबर हो जाएगा 2.225f जेड केपी इंटू केडी, ये फार्मूला होता है। हालांकि यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे टी नहीं होगा, क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। जो हमारा ईआरएमएस का फार्मूला होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ और 2.225f जेड केपी इंटू केडी, ठीक है। यहाँ पे फाई आपका क्या है, फाई आपका फ्लक्स है, ठीक है। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की संख्या, किसकी, चालक की संख्या है हमारा जेड, ठीक है। इसके बाद केपी और केडी, केपी वही पिच फैक्टर, केपी आपका पिच फैक्टर है, और केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, केडी क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ठीक है। तो जनरली आपको ये गिवन होता है, ये आपको निकालना नहीं पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन इस पे करने के लिए, तो केपी और केडी का मान दिया रहेगा। इसके बाद आपको एफ भी दिया रहेगा, फाई भी दिया रहेगा। तो पूछेगा कि ईआरएमएस वैल्यू क्या होगा, या फिर इसका ईएमएफ का मान कितना होगा, कब, जब जेड दिया रहेगा, जब चालक की संख्या दी रहेगी, तब के लिए फार्मूला होगा 2.225f जेड केपी इंटू केडी। अब इसकी जब आगे बढ़ेंगे, तो जब अगर हम टी का फॉर्म में लिखना चाहें, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में लिखना चाहें, तो होता है जेड बराबर 2t, जेड बराबर 2t होता है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा ई एवी, यानी कि हमारा निकल जाएगा एवरेज वैल्यू बराबर 4.445f टी केपी इंटू केडी, क्योंकि जहां जेड था हमने क्या किया, वहां पे 2t करेंगे ना, तो यहाँ जेड था, और जेड की जगह पे क्या लिखेंगे हम, जेड की जगह पे लिखेंगे हम 2t, ठीक है। तो इस 2 का इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4.44 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, जेड की जगह पे टी आ जाएगा, तब आपको हो जाएगा ई ए वी, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल टू 4.445f टी केपी इंटू केबी केडी, ये क्या होगा, वोल्ट होगा। इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर टी के फॉर्म में पूछा जाए, टी मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, अगर टर्न के फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होगा,
उसको होगा 4.445 ft kp इंटू के डी। अगर पूछा जाए चालक के केस में यानी कंडक्टर के टर्म में तब होगा 2.225 z kp इंटू के डी, और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से ईएमएफ का फार्मूला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है अल्टरनेटर की रेटिंग, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की, तो उसमें जो उसकी रेटिंग होती है किलोवाट में होती है या फिर एचपी में होती है, किसमें, किलोवाट या एचपी में, ठीक है। अगर बात करें डीसी जनरेटर की, क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटर है क्या है, एक प्रकार के भी जनरेटर ही है ना, कौन सा, एसी जनरेटर है हमारा अल्टरनेटर। तो जो उसकी रेटिंग होगी, हम बात करें अगर सिंपल जनरेटर की डीसी केस में, डीसी जनरेटर की बात करें, इसकी जो रेटिंग होती है, इसकी जो रेटिंग होती है किसमें होती है, KW, ठीक है, या MW हो जाएगा, किलोवाट या फिर मेगावाट में होती है। लेकिन अगर बात करें हम अल्टरनेटर के केस में, तब ये होता है हमारी रेटिंग केवीए में होती है, और एक cos फाई पे डिपेंड करती है। केवीए में क्यों, क्योंकि जब बात करें हम डीसी की, तो डीसी केस में जो हमारा पावर फैक्टर होता है ना, हम करें P इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई, ठीक है। अब बात करेंगे डीसी के लिए, तो डीसी में जो हमारा पावर फैक्टर होता है क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, क्या होता है, यूनिटी। इसलिए हम केवल P इक्वल टू VI लेके चलते हैं, और VI क्या होगा हमारा, वाट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किलोवाट या फिर मेगावाट में भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी में पावर फैक्टर डिपेंड करता है और cos फाई पे निर्भर करेगी। तब क्या होगा, किलोवाट बराबर KVA की किलो वोल्ट एम्पियर cos फाई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा, इसकी रेटिंग किस में करते हैं अल्टरनेटर की, जो अल्टरनेटर हमारा इसकी जो रेटिंग होगी या तो KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर या फिर MVA मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है इसकी रेटिंग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि KVA की रेटिंग क्या होगी, HP है, किलोवाट है, ठीक है, या फिर आपका MVA है, क्या है, तो क्या होगा MVA या फिर KVA आपका क्या होगा, इसकी रेटिंग होती है। अब जाओगे अल्टरनेटर खरीदने या इसकी रेटिंग शो करोगे, तो आपको हमेशा KVA या फिर MVA में शो करना पड़ेगा, किलोवाट एम्पियर या फिर किलो वोल्ट एम्पियर या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर, जो होगा किलोवाट बराबर। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहें किससे, डीसी जनरेटर का एसी अल्टरनेटर से, तब क्या होगा, ये जो हमारा पावर होता है, ये हमारा क्या है, पावर है, किस केस में, डीसी के लिए VI हम वाट में दिखाते हैं, ठीक है, या किलोवाट कह लो। और ये भी क्या है, हमारा पावर ही है, लेकिन ये डीसी का है और ये हमारा एसी का है, अल्टरनेटर का है। यहाँ होगा KVA cos फाई, हम डीसी में cos फाई को इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा cos फाई यूनिटी होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा इस्तेमाल एक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अल्टरनेटर में लॉसेस कौन से होती हैं। आपने पढ़ा होगा डीसी जनरेटर डीसी मोटर में, तो कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस में आपका क्या होगा, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो पहले हमारा बात करेंगे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि जब हम आर्मेचर बाइंडिंग जो करते हैं ना, आर्मेचर बाइंडिंग, तो उसमें जो हमारी करंट फ्लो होती है, आर्मेचर करंट जो फ्लो होती है आर्मेचर के अंदर, और जो उसका रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई स्क्वायर और जो RA जो होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर लॉस है या कॉपर लॉस कहते हैं, आर्मेचर कह लो या फिर कॉपर कह लो, बात एक ही है। ये जो लॉस होता है हमारा आई स्क्वायर RA क्या होता है, ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि लोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, यह बदलता रहता है, इसका जो मान होगा ना लोड पे डिपेंड करता है, लोड बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगी, लोड कम होगा तो लॉसेस क्या होगा, कम होगा। इसको कहते हैं चर हानि कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ताम्र क्षतियां आर्मेचर बाइंडिंग में उत्पन्न उच्च प्रतिरोध के कारण होती हैं, ठीक है। जो क्या होता है IA स्क्वायर इंटू RA, आपने पढ़ा होगा H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, तो इसी के फॉर्म में है I स्क्वायर R के हिसाब से हमने लिया क्या, IA स्क्वायर मतलब कि आर्मेचर करंट स्क्वायर इंटू RA आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये हमें हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऊष्मा, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये जो लॉस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे
स्टेटर और रोटर फील्ड, क्योंकि स्टेटर में बाइंडिंग होती है और रोटर में भी बाइंडिंग होती है। स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग होती है? स्टेटर में हमारी होती है आर्मेचर बाइंडिंग, क्योंकि हम बात करें किसके लिए? अल्टरनेटर के लिए। ठीक है, अगर बात करेंगे रोटर के, तो रोटर में हमारी क्या होती है? रोटर में हमारी फील्ड बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, डीसी का ठीक उल्टा होता है इसमें। इसमें होगा जो इसका रेजिस्टेंस होगा, किसका? स्टेटर फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा आई एस स्क्वायर इंटू आर एस, यानी कि आई एस क्या है? स्टेटर करंट है, और आर एस क्या है? आपका स्टेटर रेजिस्टेंस है, तो आई एस स्क्वायर इंटू आर एस हो जाएगा। ठीक है, अब रोटर की बात करेंगे तो आई आर स्क्वायर इंटू आर, आई आर रोटर करंट और स्मॉल आर ये क्या हमारा रोटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो स्टेटर और रोटर फील्ड में जो लॉसेस होंगी ये हमारा ये होगा। ठीक, अब बात करेंगे आयरन लॉस की। किसकी बात करेंगे? आयरन लॉस। और हमारा जो कॉपर लॉस क्या होगा? वो वेरिएबल होता है, लोड के अनुसार बदलता रहता है। लोड बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगी, लोड कम होगा तो लॉसेस कम होगा। और लौ हानि, इसमें दो तरह की लॉसेस होती हैं, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। और ये चीज आप पढ़ चुके हैं कई बार, डीसी मोटर की बात करें, डीसी जनरेटर की बात करें या फिर ट्रांसफार्मर की बात करें, सब में यह लॉसेस देखने को मिलता है। कौन सा? आयरन लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थिर हानि। क्या बोलते हैं? स्थिर हानि बोलते हैं आयरन लॉस को, स्थिर हानि या कांस्टेंट लॉस कहते हैं आयरन लॉस को। क्यों? क्योंकि ये जो लॉस होती है ना, ये कोर में होती है, ये बाइंडिंग में नहीं होती है। किस में होती है? कोर में होती है। और ये लॉस क्या होती है? फिक्स होती है, इस पे लोड का कोई असर नहीं पड़ता। लोड बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आयरन लॉस पे। ये दो तरह की होंगी, एक हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस कहने का मतलब ये कि जो आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म, उसमें जो लूप बन रहा था हिस्टैरिसीस लूप बी और एच के बीच, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य एच के बीच जो ग्राफ बना रहे थे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से था ना, ऐसे। ये जो था हमारा क्या था? बी एच लूप। ये हमारा बी एच लूप जो बन रहा था, ये क्या था? हमारा हिस्टैरिसीस लॉस को इंडिकेट कर रहा था, दर्शा रहा था। एडी करंट क्या होता है कि एडी करंट लॉस, ये जो आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न होती है, ठीक है, वो उसका अपोज करता है, उसका अपोज करता है, जिसके कारण क्या होती है? उसमें भी हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो एडी करंट और आपका क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? आयरन लॉस। और मतलब कि ये दोनों लॉस क्या होंगे? ये दोनों लॉस हमारे कांस्टेंट होंगे, नियत लॉस होंगे। ये लोड के अनुसार क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक लॉस। और यांत्रिक लॉस का मतलब ये होता है कि जब आपका जो रोटर मूव करता है, जब रोटर आपका मूव करेगा तो बियरिंग में हो सकता है घर्षण के कारण कुछ लॉस होगा, कुछ हानियां होंगी। ठीक है, या और जो उसमें उसके बीच में, रोटर के बीच में, ठीक है, आपका जो शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक, तो इसके आसपास जो एयर होगा, एयर से जब ये क्या करेगा? मूव करेगा, तो इसमें भी एक फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा। इसके कारण हमारा क्या होगा? यांत्रिक क्षय होता है। किसके कारण? बियरिंग के कारण या फिर एयर यानी वायु के कारण उसमें जो घर्षण हानियां होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नियत हानि या फिर मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल करने का मतलब ये कि गति करने के साथ जो लॉसेस होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? गति के साथ जो लॉसेस होंगे उसे बोलेंगे यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। और ये लॉस भी क्या होता है? मैकेनिकल लॉस भी आपका स्थिर हानि होती है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से आपकी मोटर चलेगी फुल लोड पे, तो लोड तो आप बढ़ाओगे घटाओगे, थोड़ा बहुत क्या होगा? थोड़ा बहुत असर पड़ता है उसके स्पीड पे। लगभग स्पीड क्या रहेगी? अगर कांस्टेंट रहती है तो ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है हमें यांत्रिक लॉस में। लगभग क्या होती है? ये भी हमारी स्थिर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस का फॉर्मूला होगा यानी कि लौ हानि, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को अगर जोड़ दें हम, आयरन लॉस को और मैकेनिकल लॉस को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रे लॉस मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला स्ट्रे लॉस के लिए है, या स्ट्रे लॉस का फार्मूला कौन सा होगा। तो क्या होगा स्ट्रे लॉस केसेस में? ये बोलेंगे लौ हानि यानी कि आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस को क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉस बोलते हैं। अब बात करेंगे कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट कहने का मतलब ये कि लोड के अकॉर्डिंग क्या हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। लोड आपका बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हानि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आयरन लॉस क्या है आपका? आयरन लॉस ये आपका स्थिर हानि है, कांस्टेंट लॉस है। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, जो बियरिंग और या वायु के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ये भी क्या आपका कांस्टेंट लॉस है। अब बात करेंगे शंट फील्ड का। तो शंट फील्ड में क्या होती है? शंट मोटर आपकी क्या होती है? लगभग कांस्टेंट स्पीड चलती है। अब बात करें शंट फील्ड की, तो शंट फील्ड में जो हमारा फ्लक्स होगा,
फ्लक्स हमारा अगर कांस्टेंट हो जाता है, शंट फील्ड का फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस केस में जो उसमें करंट बहेगी शंट फील्ड में, वो भी क्या होगा, करंट भी कांस्टेंट रहेगी, और जिसके कारण जो लॉस होगा शंट फील्ड हानि, वो भी क्या होगा, आपका स्थिर होगा। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं नियत या कांस्टेंट लॉस, जिसके अंतर्गत आपका आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस आ जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछता है कि नियत लॉस ही नियत हानि का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अब अस्थिर, अस्थिर मतलब क्या, वेरिएबल। सब वेरिएबल में आर्मेचर लॉस जानते हो कि लोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोड बढ़ाओगे घटाओगे, ये हानि क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, परिवर्तन होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया अस्थिर यानी कि वेरिएबल। इसके बाद सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड भी क्या होता है, सीरीज फील्ड में जो करंट फ्लो होती है वो लोड के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती रहती है। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी, लोड घटेगा तो करंट घटेगी। तो ये जो दोनों लॉस हैं, आर्मेचर क्षति और सीरीज फील्ड हानि, ये भी क्या हमारे, ये हमारे वेरिएबल यानी कि अस्थिर हानियां हैं, और इसको डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब टोटल लॉस की बात करेंगे। टोटल लॉस तो वो होगा हमारा कांस्टेंट यानी कि नियत हानि और प्लस अस्थिर हानि। तो नियत में क्या क्या है, नियत में हम बात करें तो आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस, इन तीनों को एक साथ जोड़ दें तो हमारा होगा नियत लॉस। अब इसके बाद वेरिएबल यानी कि अस्थिर, तो आर्मेचर और सीरीज, इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दें, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, नियत और अस्थिर हानि को, तो हमारा बन जाएगा टोटल हानि, टोटल लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला होगा, कांस्टेंट लॉस का, वेरिएबल लॉस का, स्ट्रे लॉस का और टोटल लॉस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अल्टरनेटर की एफिशिएंसी। और जब हमारा एफिशिएंसी का जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटा में इनपुट। हम जब बात करेंगे दक्षता, इसका जो सिंपल फार्मूला होता है क्या होता है, आउटपुट बटा में इनपुट, ठीक है। हमने इनपुट में कितनी एनर्जी दी है, इनपुट में कितनी एनर्जी दी है और हमें आउटपुट में क्या मिला है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, एफिशिएंसी होती है। और 100 का जब गुणा कर देंगे, इसका जो वैल्यू है किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। और ध्यान रखिएगा दक्षता हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में रहता है, प्रतिशत में दक्षता हमेशा फाइंड आउट किया जाता है। तो आउटपुट और बटा इनपुट, यानी कि इनपुट में आपने कितनी एनर्जी दी और आउटपुट में आपको क्या मिला। सपोज दैट जैसे आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज सर्किट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो। अगर आपने दिया 240 वोल्ट, आपने दिया 240 वोल्ट, ठीक है, आपने सप्लाई दिया। अगर आपको आउटपुट जो हमारा है यहां मिला 220 वोल्ट, यहां में क्या मिला, 220 वोल्ट मिला, किस पे, आउटपुट पे। हमने दिया तो कितना दिया, 240 वोल्ट, मिला कितना में, 220। तो जो 20 वोल्ट है ये कहां लॉस हो गया, 20 वोल्ट कहां लॉस हुआ, तो जो वायर है या जो कंडक्टर है उसमें जो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध के कारण जो हमारा क्या हो गया, 20 वोल्ट लॉस हो गया। अब इसके निकालना चाहे एफिशिएंसी, तो क्या होगा, आउटपुट, यानी हमें कितना मिला, 220 मिला हमें। हमने दिया कितना था इनपुट में, 240 दिया था, 240 और 100 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, दक्षता निकल जाएगी, किसमें, परसेंटेज में, ये होता हमारा, ठीक है। तो यहां देखते हैं अल्टरनेटर में क्या होता है हमारा एफिशिएंसी। यहां कह रहा है कि दक्षता को हम ईटा से शो करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा, आउटपुट पावर बटा में आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। और ये बताया मैंने, इसको क्या बोल सकते हो, इनपुट बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें जो आउटपुट मिला वो तो मिला ही, और जो कुछ लॉस हो गया, जो कुछ लॉस हो गया, जैसे हमने यहां दिया था 240 वोल्ट इनपुट में, 20 वोल्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, 20 वोल्ट हमारा यहाँ लॉस हुआ था, और हमें मिला कितना था, 220, किस पे, आउटपुट पे। तो हम इसको लिख सकते हैं आउटपुट प्लस इनपुट को क्या, सॉरी, आउटपुट प्लस क्षति यानी कि लॉस को लिख सकते हैं इनपुट। देखिए हमारा आउटपुट क्या है, 220 है, और लॉस कितना हुआ, 20। इन दोनों का अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 240 मिल गया, और 240 हमारा क्या है, हमारा ये इनपुट है। तो आउटपुट पावर बटा में आउटपुट पावर प्लस क्षति को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा इनपुट। तो फाइनली क्या हो गया, आउटपुट बटा में इनपुट, ये हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई, दक्षता हो गई। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटर की। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में होती है।
किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो आउटपुट पावर मतलब क्या है, केवीए इंटू कॉस फाइव बटा में आउटपुट पावर केवी इंटू कॉस फाइव प्लस टोटल लॉस। तो टोटल लॉस कितना होता है, कॉपर लॉस और स्थिर लॉस, कॉपर लॉस और स्थिर लॉस। और इसको कॉपर लॉस को बोल सकते हो क्या, अस्थिर, यानी कि अस्थिर। मैंने अभी बताया था इसके जस्ट ऊपर ही, जो टोटल लॉस होता है वो क्या होता है, अस्थिर यानी कि वेरिएबल प्लस स्थिर यानी कि कांस्टेंट लॉस को मिला दिया तो क्या होगा हमारा टोटल लॉस हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इसकी एफिशिएंसी आउटपुट बटा में इनपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी अगर बात करें एफिशिएंसी की तो सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा आउटपुट बटा इनपुट। चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें, कहीं भी आउटपुट बटा में इनपुट आपका एफिशिएंसी होता है, दक्षता होता है। अब आता है अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग, तुल्यकालीकरण। ठीक है, तो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर में चलाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब यह कि उसको टेस्ट करना पड़ता है कि जो हमारा अल्टरनेटर है वो सही में समांतर में कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो उसकी कई सारी विधियां हैं। तो इसमें दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इनकमिंग और एक को बोलते हैं हम रनिंग या फिर घोड़ी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें दो तरह के होते हैं। तो जो अल्टरनेटर हमारा पहले से लगा होता है, इसमें दो अल्टरनेटर होते हैं, एक को बोलते हैं रनिंग और एक को बोलते हैं इनकमिंग। तो जो अल्टरनेटर हमारा पहले से लगा होता है, पहले से होता है, उसे हम बोलते हैं रनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं। ठीक है, रनिंग मशीन कह लो या रनिंग मोटर कह लो या अल्टरनेटर कह लो। प्लस जो अगला यानी जो दूसरा अल्टरनेटर हम लेके आते हैं उसको साथ जोड़ने के लिए, कपल करने के लिए, उसको बोलते हैं इनकमिंग मशीन बोलते हैं। जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं, किसी भी अल्टरनेटर या दो से अधिक अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। और सिंक्रोनाइज में दो अल्टरनेटर प्रयोग होता है, एक को बोलते हैं इनकमिंग और एक को बोलते हैं रनिंग। तो जो अल्टरनेटर पहले से मौजूद है हमारे पास उसको बोलेंगे हम रनिंग मशीन, और जो अल्टरनेटर बाद में लाया जाता है जोड़ने के लिए, कपल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम इनकमिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, पैरेलल में ऑपरेट हो सके, ताकि में हमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए, कोई लॉसेस कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मरम्मत वगैरह करने अल्टरनेटर को तो भी कोई दिक्कत ना आए। अब देखते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए चार शर्तें हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि इनकमिंग मशीन का जो टर्मिनल वोल्टेज है, और टर्मिनल वोल्टेज कहने का मतलब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कहते हैं किसको, टर्मिनल वोल्टेज को। जब हमारा इनकमिंग मशीन है उसका टर्मिनल वोल्टेज और जो रनिंग मशीन है उसका टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल यानी कि बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हमारा कि जो दोनों अल्टरनेटर हैं उन दोनों के आउटपुट क्या होने चाहिए, आउटपुट बराबर होना चाहिए। और आउटपुट कहने का मतलब ये कि टर्मिनल वोल्टेज दोनों के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी जो उनकी आवृत्ति है ना, अगर पहले की, अगर मान लो रनिंग वाले की 50 हर्ट्ज है, रनिंग वाले की 50 हर्ट्ज है, तो इनकमिंग की भी क्या होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होना चाहिए। अगर ये मान लो 50 हर्ट्ज हो गया और एक हो गया 60 हर्ट्ज, तो ये सही से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, सही से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, इसमें एरर आएगा, लॉसेस ज्यादा होंगे, सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो फेज सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैंने बताया था फेज सीक्वेंस क्या होता है, आर वाई और बी होता है। ठीक है, BIS के अकॉर्डिंग यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू। नेक्स्ट इसी क्रम में होगा फिर आर वाई बी। इसी सीक्वेंस में हमारा क्या होना चाहिए, अल्टरनेटर का जो सप्लाई होना चाहिए और उसको हम आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे सेम सीक्वेंस में, फेज सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्या है कि दोनों अल्टरनेटर का जो फेज एंगल होना चाहिए, फेज एंगल दोनों का समान होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन एग्जाम पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइज होने के लिए सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइज होने के लिए आवश्यक है। ये शर्त आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा शर्त सही है सिंक्रोनाइज करने के लिए या कौन सा शर्त गलत है। आपको जब पता नहीं रहेगा ये चारों कंडीशन, तो आप
सही से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि तुल्यकालीकरण के लाभ, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग के लाभ क्या होंगे। मैंने ये बताया था कि सिंक्रोनाइजिंग करने का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को हम पैरेलल में समांतर में ऑपरेट करते हैं, तो क्या फायदा होगा, यही ना, तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजिंग या समांतर में ऑपरेट करना। तो समांतर में जब ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो इसकी जो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी, इसमें अगर कोई अल्टरनेटर खराब हो जाता है तो बिना हम सप्लाई ऑफ किए उसकी मरम्मत कर सकते हैं। ये पहला है कि खराब अल्टरनेटर को मरम्मत अथवा ओवरऑलिंग के लिए बंद किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना होगा, मरम्मत के लिए या फिर ओवरऑलिंग के लिए। जब मान लो दो अल्टरनेटर चल रहे हैं, तो अगर उन दोनों में से अगर कोई एक अल्टरनेटर खराब हो जाता है तो एक अल्टरनेटर सप्लाई देता रहेगा, और जो अल्टरनेटर हमारा खराब हो गया है उसकी सप्लाई क्या होगी, उसकी सप्लाई नहीं देगी, तो उसको हम मरम्मत कर सकते हैं या ओवरऑलिंग या उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा होता है समांतर में चलाने का, कि अगर एक खराब हो जाए तो भी हमारी सप्लाई क्या होगी, दूसरे के द्वारा प्रॉपर चलती रहेगी, सप्लाई हमारी रुकेगी नहीं, ये फायदा होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एक अल्टरनेटर खराब या बंद हो जाने पर दूसरा अल्टरनेटर विद्युत सप्लाई बनाए रखेगा। जैसे मैंने बताया अभी आपको, अगर दो में से खराब हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई हमारी प्रॉपर बनी रहेगी, ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू चलती रहेगी सप्लाई, ये फायदा है। अगर एक ही अल्टरनेटर होता, अगर अल्टरनेटर हमारा एक ही होता, अगर वो खराब हो जाएगा सप्लाई क्या होगी आपकी, सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाएगी, फिर जब तक अल्टरनेटर बनेगा नहीं तब तक आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, ये नुकसान हो जाता है। अल्टरनेटर को पूर्ण लोड पर चलाया जा सकता है, जिससे क्या होगी, पूरी प्रणाली की जो एफिशिएंसी होगी, दक्षता होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर दो अल्टरनेटरों को एक साथ चला रहे हो तो जो लोड होगा ना, वो लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज दैट दो अल्टरनेटर है A1 और ये अल्टरनेटर हमारा क्या है, दो अल्टरनेटर है, ये दोनों क्या हमारे समांतर में चल रहे हैं। तो अगर मान लो कि अगर 500 केवीए का लोड दिया गया, ठीक है, तो जो 500 क्या होगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, दोनों में क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो किसी एक अल्टरनेटर पे स्पेशली लोड नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये फायदा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोड में वृद्धि हो जाने पर अतिरिक्त अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने से या संयुक्त करने से क्या होगा, विद्युत वितरण प्रणाली की जो वोल्टता बनाए रखी जा सकती है। यानी कि जो हमारा लोड बढ़ जाएगा तब भी क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेटर बिल्कुल उसका आपस में क्या करेंगे, मेंटेन किए रहेंगे, लोड में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सप्लाई आपकी प्रॉपर चलती रहेगी। ये फायदा होता है सिंक्रोनाइज करने का, और सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये उन दोनों को पैरेलल में चलाने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और जो अगला पॉइंट कह रहा है कि तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनाइज करने की विधियां, ठीक है। तो कितने मेथड से आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, और कैसे पता लगेगा कि हमारा अल्टरनेटर जो है पैरेलल में सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सिंक्रोनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला है डॉर्क लैंप मेथड, ठीक है। तो डॉर्क लैंप मेथड में क्या होता है, इसमें तीन लैंप होते हैं। अगर तीनों लैंप एक साथ क्या हो, एक साथ ऑफ हो जाए या बुझ जाए, एक साथ क्या हो, तीनों लैंप हमारे ऑफ हो जाए, बुझ जाए, तब हमारा क्या होगा, हमारा जो अल्टरनेटर है सही से क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सही से पैरेलल में ऑपरेट होगा। अगर ये तीनों लैंप एक साथ ऑफ नहीं होते हैं, डार्क नहीं होते हैं, अंधेरा नहीं होता है, तब हमारा क्या अल्टरनेटर सही से सिंक्रोनाइज नहीं है, सही से पैरेलल में कनेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है, गलती है, फॉल्ट है, तो उसको मैं दूर करना होगा। सेकेंड नंबर कह रहा है ब्राइट लैंप, यदि तीनों लैंप एक साथ ऑन हो जाए, ब्राइट मतलब क्या, चमकना, ऑन होना, जब बल्ब हमारा ऑन होगा तभी तो क्या होगा, ब्राइट करेगा, चमकेगा। तो इस विधि में क्या होगा, यदि हमें तीनों लैंप एक साथ जलते हुए दिखाई देते हैं, तीनों लैंप एक साथ ऑन रहते हैं, तब भी हम क्या समझेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटर सही से सिंक्रोनाइज या पैरेलल में ऑपरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड कह रहा है कि डार्क और ब्राइट लैंप विधि, तो इसमें क्या होगा कि दो लैंप आपका क्या होगा, जलेंगे, दो लैंप आपके ऑन कंडीशन में रहेंगे, और एक लैंप क्या होगा आपका, एक लैंप आपका ऑफ कंडीशन में होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तब क्या समझेंगे, तब भी हमारा क्या जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइज कंडीशन में है, पैरेलल में कनेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछ देता है कि सिंक्रोनोस्कोप विधि में, सिंक्रोस्कोप ये भी एक मेथड है अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज या पैरेलल में ऑपरेट करने का। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है, एक मशीन लगी होती है
जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिंक्रोस्कोप, इसे सिंक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंक्रोस्कोप, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोस्कोप विधि में क्या होती है, एक मशीन या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोस्कोप बोलते हैं। और जनरली क्या होता है, एक 2 फेज मोटर होता है, यह 2 फेज मोटर होता है, 2 फेज मोटर होता है सिंक्रोस्कोप, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सिंक्रोस्कोप विधि में किसके द्वारा हम अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं या चेक करते हैं, तो क्या होगा, सिंक्रोस्कोप यंत्र द्वारा या सिंक्रोस्कोप मशीन द्वारा, जिसमें क्या होती है, 2 फेज मोटर होता है। कौन चीज, जो हमारा सिंक्रोस्कोप है, हमारा 2 फेज मोटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है सिंक्रोस्कोप मेथड से। बाकी ये चेक करने का मेथड है, कैसे आप चेक करोगे हमारा अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज है या फिर नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है कि अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का सुधार। आप जानते हो कि पावर फैक्टर लीडिंग होता है, लैगिंग होती है, यूनिटी होता है, 3 तरह के होते हैं। लीडिंग मतलब क्या, अग्रगामी, लैगिंग मतलब पश्चगामी, और यूनिटी मतलब क्या, इन फेज। तो पहला हमारा यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि इकाई शक्ति गुणक। और जब मैं पढ़ाया था आपको मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो उस केस में क्या था हमारा, अगर बात करें यूनिटी पावर फैक्टर की, आपकी जो वोल्टेज और जो करंट होगी, आपकी जो वोल्टेज और जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम फेज में होगी। फेज डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। हम पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर हम cos फाई कह लो या फिर cos थीटा कह लो, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। अगर cos फाई का मान अगर 1 आता है तो क्या हमारा यूनिटी है, और यूनिटी होने के लिए क्या, थीटा का मान या फाई का मान 0 होना चाहिए। तो इकाई शक्ति गुणक में क्या होता है, इसमें हमारी जो करंट और जो वोल्टेज होती है, ये क्या हो, दोनों हमारी सेम फेज में होती हैं, यानी कि आर्मेचर करंट और जो हमारा वोल्टेज होता है ये दोनों सेम फेज में होती हैं। और जब सेम फेज में होंगी तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0। और जब एंगल 0 होगा तो cos फाई का मान क्या होगा, हमारा यूनिटी एकक शक्ति गुणांक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसमें केस में क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर धारा और उसके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या होते हैं, और फील्ड फ्लक्स के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं फ्लक्स, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर हमारा आर्मेचर है और एक फील्ड है, अगर ये हमारा क्या है आर्मेचर और ये हमारा क्या है फील्ड, तो इनके बीच जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगी फ्लक्स के लिए, आर्मेचर फ्लक्स, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फील्ड फ्लक्स। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कब, जब यूनिटी पावर फैक्टर की बात करेंगे तब। लेकिन अगर बात करें वोल्टेज और करंट की, तो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस चुंबकन प्रभाव कहते हैं। जब आपका आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पर होंगे। और कब होंगे, यूनिटी पावर फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और जो करंट होगी वो सेम फेज में होगी, क्योंकि इनके बीच 0 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन बात करें फ्लक्स का, तो फ्लक्स क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच जब 90 डिग्री का एंगल होगा, उस समय जो हमारा प्रभाव होगा वो क्या होगा, क्रॉस चुंबकन होगा। इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है कि यूनिटी पावर फैक्टर में कौन सा प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव होता है, क्रॉस चुंबकन प्रभाव होता है यूनिटी पावर फैक्टर में। इसको ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच, ये कितना होगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये है अग्रगामी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर, सॉरी इसके पहले हमारा लैगिंग है, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है आपको बता दें, जब मैं आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, ठीक है, तो आपने पढ़ा था CIVIL, CIVIL एक फार्मूला होता है, ठीक है। C आपका होता है कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र होता है, क्या होता है, संधारित्र, ठीक है। L होता है हमारा इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व, हिंदी में प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। I आपका क्या है, I आपकी करंट है, V आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो हम इसमें ये सिंपल फार्मूला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से अगर पढ़ लेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे कि कब हमारा लीडिंग और कब लैगिंग केस बनेगा, ठीक है।
पहले हम क्या कह देंगे, इन तीन का एक साथ पेयर बनाएंगे, इन तीन का एक साथ पेयर बनाएंगे, किसका किसका, सी आई और वी का एक साथ में क्या किया, यहां तक एक पेयर बना लिया नीचे से, और एक पेयर बनाएंगे ऊपर से ऐसे तीन तीन का, ठीक है। हमने पहले पेयर बनाया सी आई वी का नीचे से, और एक पेयर बनाया ऊपर से, सॉरी यहां से होगा वी आई एल, ठीक है, ये होगा आपका वी आई एल, ये आपका पेयर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर बात करें हम कैपेसिटर के केस में, किसकी बात करें, संधारित्र की, इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले करंट आ रहा है ना, पहले करंट आ रहा है, फिर बाद में वोल्टेज आ रहा है। जो पहले आएगा वो हमारा लीड करेगा, और जो बाद में आएगा वो लैग करेगा। लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। और बात करें हम संधारित्र केस में, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा करंट होगा, करंट क्या हमारा क्या करेगा, करंट हमारा लीड करेगा, लीड मतलब आगे चलेगा। अब बात करें वोल्टेज की, बात करें वोल्टेज यानी कि V, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लैग होगा, और लैग का मतलब क्या होता है, पीछे, लैग का मतलब पीछे। अगर हम कंडक्टर लगाओ सर्किट में तो उसमें क्या होगा, करंट आपकी लीड करेगी और वोल्टेज आपका लैग करेगा, और कितना डिग्री, 90 डिग्री लीड या लैग का केस बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। अगर ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा क्या है, करंट है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि देखो वोल्टेज क्या है आपकी, वोल्टेज आपके नीचे है और करंट आपकी क्या है, 90 डिग्री लीड कर रही है, आगे चल रही है। तो जब भी अगर बात करें हम कैपेसिटर की बात करें तो उस केस में क्या होगा, करंट आपकी लीड करेगी हमेशा, और वोल्टेज आपका लैग करेगा कितना, अगर प्योर रहे तो 90 डिग्री। अब बात करते हैं इस केस के लिए इंडक्टर की बात करेंगे, तो हमें चलना किधर से है, चलना हमें हर हाल में इधर से ही है, लेफ्ट से राइट की ओर। अब यहां से चलेंगे हम, पहले हम यहां से यहां चले थे, अब चलेंगे यहां से यहां तक। तो यहां पहले क्या आ रहा है, यहां पहले V आ रहा है, फिर बाद में I और फिर बाद में L। तो बात करें L मतलब क्या है, इंडक्टर की बात करें, प्रतिरोधक की बात करें, जिसमें V पहले आ रहा है तो V आपका लीड करेगा, वोल्टेज आपका लीड करेगा, मतलब क्या, वोल्टेज आपका आगे चलेगा। अब बात करें करंट की, तो ये आपका लैग करेगा, यानी कि करंट आपकी क्या होगी, पीछे चलेगी। किस केस में, जब बात करेंगे इंडक्टर की एल के केस में बात करेंगे, तब उसमें वोल्टेज आपका अग्रगामी होगा और करंट आपकी पश्चगामी होगी। अब जो इनका जो ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगर ये आपका क्या है वोल्टेज और ये आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा करंट नीचे हो गई, वोल्टेज आपका ऊपर हो गया, और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक केस होता है लीड और लैग का, ठीक है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो कभी नहीं बोलेंगे। तो बात करें लैगिंग का, तो लैगिंग में क्या होगा कि जो आपका आर्मेचर धारा जो है, देखिए आर्मेचर जो धारा है क्या होगा, आर्मेचर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पीछे होती है, क्या होती है, पश्चगामी। तो पश्चगामी कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। जो करंट क्या है 90 डिग्री लैग कर रही है, किससे, वोल्टेज से, यानी यहाँ वोल्टेज आगे चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका आर्मेचर फ्लक्स और जो फील्ड फ्लक्स होगा, ये आर्मेचर धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और जब का फील्ड जो फ्लक्स होगा, दोनों क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, आपको जो परिणामी वोल्टेज है, जब का टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। इस केस में लैगिंग पावर फैक्टर या पश्चगामी पावर फैक्टर में, ठीक है। अब पढ़ेंगे अग्रगामी या लीडिंग केस की बात करेंगे। तो लीडिंग केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें धारा आपकी लीड करेगी और वोल्टेज आपका लैग करेगा, ठीक है। धारा आपकी लीड और वोल्टेज लैग। या देखिए अग्रगामी शक्ति गुणा क्या होगा, जो आर्मेचर धारा जो है ना, ये आपका जो आपकी आर्मेचर धारा है, ये क्या होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी। यहाँ बात करें किसके लिए, कैपेसिटर केस में, यहाँ करंट आगे चल रही है, वोल्टेज आपका पीछे है। इसमें क्या होगा, करंट आपकी 90 डिग्री वोल्टेज से आगे चलेगी, लीड करेगी। जब लीड करेगी तो बोलेंगे इसको हम अग्रगामी पावर फैक्टर। और इसमें क्या होगा, जो आपका आर्मेचर फ्लक्स होगा और जो फील्ड फ्लक्स होगा, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम फेज में होते हैं, और ये फ्लक्स को क्या, ये फील्ड फ्लक्स को बढ़ा देता है। और जब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अल्टरनेटर क्या होगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने लगेगी। यही चीज है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, आपको नोट करने होंगे अपने कॉपी पे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से जितने भी लगभग क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया था, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको नोट करते जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नोट्स अपने सब कुछ तैयार नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ठीक है।
तो अल्टरनेटर से लगभग जितनी चीजें मैंने थी सबको अंडरलाइन करते गया था, बताते गया था बिल्कुल डीप से, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद उसका आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि बुक वगैरह खोल के आप उसमें देखिए, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर इस वीडियो को क्या करें, फिर से आप ओपन करें, फिर देखें इसको कि हाँ ये पॉइंट में क्या बताया गया था। अगर मान लीजिए आप बुक पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ पॉइंट होगा, तो आप क्या करें, वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे, तो जो आपका डाउट रहेगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अल्टरनेटर से, तो सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा अल्टरनेटर है ये एक प्रकार का एसी जनरेटर है, जो क्या करता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो भी कौन सा, एसी टाइप में। कैसा, एसी टाइप में। बाकी जिसको जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, संरचना होती है, कैसी होती है, डीसी मशीन के समान होती है, यानी कि डीसी जनरेटर के समान होती है। दोनों में फर्क इतना ही है कि डीसी में क्या होता है, हमारा एक कंप्यूटर लगा होता है, वो किस लिए, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई कंप्यूटर वगैरह पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे लगा होता है स्लिप रिंग, जो क्या करता है, डायरेक्ट हमारी एसी को आउटपुट के लोड से जोड़ देता है और हमारी क्या होती है, एसी सप्लाई मिलने लगती है। ये हमारा अल्टरनेटर में और डीसी जनरेटर में मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है, हम जो बात करेंगे अगर डीसी जनरेटर की, तो उसमें जो बाइंडिंग करते हैं ना, आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग, तो डीसी जनरेटर जो हमारा रोटर होता है ना, डीसी जनरेटर, तो जब बात करें अगर जनरेटर के केस में, जनरेटर की बात करें, कौन सी, डीसी की बात करें, तो यहां पे जो हम रोटर लगाते हैं, रोटर, इसमें हमारी जो बाइंडिंग होगी आर्मेचर बाइंडिंग होती है, कौन सी, आर्मेचर बाइंडिंग होती है। और बात करें हम स्टेटर की, इसमें हमारी होती है फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे, ठीक है, उसके अपोजिट अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें, जो हमारा रोटर रहता है, रोटर ये हमारा मूविंग पार्ट है, इसमें हम करते हैं फील्ड बाइंडिंग, रोटर में हम फील्ड बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं मैं बताया था, क्योंकि फील्ड बाइंडिंग क्या होती है, हमारी हल्की होती है, और ये जितनी हल्की होगी उतनी अधिक स्पीड से क्या होगा, हमारा रोटर मूव करेगा, और जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, और उतनी ही अधिक मात्रा में हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे मैं इसमें बताया था, E = BL-V sin थीटा, जितनी ज्यादा इसकी वेग होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो यहाँ से ये हल्की होती है। अब बात करें स्टेटर की, इसमें हम करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं किसमें, स्टेटर में। ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब जब बात करेंगे, यहां से कोई क्वेश्चन बन के आता है कि हम जो डीसी सप्लाई यूज करते हैं एक्साइटेशन के लिए, वो किस पे करते हैं, रोटर पे या फिर स्टेटर पे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे डीसी सप्लाई की, डीसी सप्लाई की जब भी बात करेंगे, ये क्या करता है, किसी भी बाइंडिंग को एक्साइटेड यानी उत्तेजित करने का काम करता है। और ये किसको करता है, और मेनली ये करता है फील्ड बाइंडिंग को, किसको, या फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने का काम करता है मैंने, कौन, डीसी सप्लाई। अब आप देखिए कि फील्ड बाइंडिंग होती किस पर है, फील्ड बाइंडिंग किस पे होती है, हमारे फील्ड बाइंडिंग कहाँ पे है, रोटर में है ना। तो डीसी सप्लाई किस पे देंगे, रोटर पे देंगे, ना कि स्टेटर पे। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में कैरी किया गया है, इसको ध्यान रखना है। ये मेन डिफरेंस है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा ये जानते हो कि रोटर में हम कौन सी बाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग। लेकिन ये डीसी केस में जब बात करेंगे अल्टरनेटर की या सिंक्रोनस मोटर की, वहां पे हम फील्ड बाइंडिंग करते हैं। ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो आज से लेता है, फिर हम जो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अगले चैप्टर का क्लास, उसमें भी सारी चीजें डिटेल से पढ़ाएंगे और सारे टॉपिक को उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।